कि ऑटिज्म क्या होता है, क्यों होता है। बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होता है। जब एक्सपीरियंस करने लगते हैं बच्चे के साथ कि अरे ये बोल क्यों नहीं रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये वैसे क्यों कर रहा है, बाकी बच्चे तो ऐसा नहीं करते हैं। तो कहीं न कहीं अपनी ऑब्जर्वेशन और जब अपने ही बच्चे से उनकी रूटीन में डिस्कम्फर्ट क्रिएट होना शुरू हो जाता है, डिस्कम्फर्ट फ़ील होना शुरू हो जाता है, तब पेरेंट्स में ये अवेयरनेस आती है कि देयर इज़ समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग विद द किड, या मेरे साथ ही कुछ गलत चल रहा है या तो बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है। बट कुछ ना कुछ तो हो रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा भी लगता है कि मतलब कहीं हम ही तो नहीं ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, बच्चा हमारा बिल्कुल सही जा रहा है। और कई बार क्या होता है कि बच्चा ही डिफरेंटली शो करने लगता है अपनी बिहेवियर को और अपने एक्शंस के थ्रू और अपने डेवलपमेंट के थ्रू, लेकिन हम पकड़ नहीं पाते, एक्चुअली कोऑर्डिनेशन नहीं दे पाते क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं होती है। अभी पहले तो हम में से किसी को ऑटिज्म नाम के बारे में पता भी नहीं था, बिकॉज इसका रेशियो है वो बहुत कम था, मतलब थाउजेंड्स में वन बच्चा था। अभी क्या होता है वो हंड्रेड्स में हो गया, मतलब 3 to 5% हो गया है, ऑटिज्म रेट हो गया है, जिसमें किसी को भी नहीं पता है अभी तक ये कैसे होता है, क्यों हो जाता है। हमने तो बड़ी अच्छी प्रेगनेंसी करी थी, हमने तो बहुत हेल्दी थे, हम तो फिर सब कुछ देखा था हमने, सब कुछ अच्छा अच्छा एक्सपेक्ट भी किया था, फिर ये कैसे हो गया। तो वो जो क्यों, क्या, कैसे, बहुत ज़्यादा होता है ऑटिज्म में, बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद अपने ही बच्चे को डिफरेंटली समझ करके उसको एक्सेप्ट करना एक और नया बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, जो एक्सपीरियंसेस होती हैं, वो बीइंग स्पेशल पेरेंट्स जुड़ती रहती हैं। तो एक तरफ स्ट्रेस देती है, दूसरी तरफ अवेयरनेस देती है, तीसरी तरफ एक्सेप्टेंस सिखाती है, पता नहीं क्या क्या चीजें सिखाती रहती है। ठीक है, और हर किसी को अलग अलग सिखाती रहती है, बट कुछ ना कुछ तो सिखा ही रही है और कुछ ना कुछ तो हमसे चाहती ही है। सो वंस यू विल बी अवेयर अबाउट ऑटिज्म कि ये क्या है, कैसे हमें पता चलेगा कि स्पीच के कंसर्न से इसको आइडेंटिफाई करें, या इसके बिहेवियर के कंसर्न से आइडेंटिफाई करें, या अपने ही बिहेवियर से आइडेंटिफाई करें, क्या करें। ठीक है, तो आज हमारा जो मेन मुद्दा है तो इस सेमिनार का वो यही है कि जो उनके बिहेवियर्स को अपने, जो किसी भी बच्चे के बिहेवियर्स को डेली लाइफ में जो भी हम एक्सपीरियंस करते रहते हैं, एक लेवल उससे ऊपर चले और अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ी सी इन्हेंस करें, इंफॉर्मेशंस और नॉलेज को थोड़ा बूस्ट करें, ताकि अपने स्ट्रेस को कम कर सकें और एटलीस्ट हमारे आसपास भी अगर हमें दिखते हैं या कभी एक्सपीरियंस करते हैं तो विद फुल ऑफ नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस, क्योंकि हमारे पास अगर नॉलेज नहीं होगी तो कॉन्फिडेंस भी नहीं हो किसी को बोलने के लिए ये दिस थिंग हैपन, यू मे कंसल्ट टू दिस या यू मे कंसल्ट टू दिस। ठीक है, या ये एक चेंज है, और कंपैशन के साथ, करुणा के साथ, ये नहीं कि मतलब उस पेरेंट्स को बोल करके अरे यार तुम्हारे बच्चे में ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, यहाँ दिखाओ। नो, दैट वी ऑल्सो लर्न हाउ टू बी कंपैशनेट ना। जब उस कंपैशन के साथ, उस एक्सेप्टेंस के साथ अगर आप किसी को मैसेज भी दे रहे हो स्पेशल पेरेंट्स को, तो उसकी फीलिंग्स को आप पहले फील करो और फिर वो आपके टोन में भी दिखना चाहिए, आपके एक्सप्रेशन में भी दिखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो वो सेमिनार हमने रखा है, ऑब्वियसली एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है कि ये आप तक पहुंचे ताकि आपसे हजारों लोगों तक पहुंचे। ठीक है, तो अभी हम शुरू करेंगे। आकांक्षा रस्तोगी, शी इज अ डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट एट चिल्ड्रन फर्स्ट। चिल्ड्रन फर्स्ट यूएस की ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑटिज्म पे बहुत ही ब्यूटीफुली काम कर रहे हैं। उनके इंटरवेंशंस वर्ल्ड की सबसे बड़ी चेन है ऑटिज्म थेरेपीज के लिए और इंटरवेंशन के लिए, वर्किंग देयर। ठीक है आकांक्षा, मैं तुम्हें हैंड ओवर करती हूँ, यू स्टार्ट, एंड वेरी बेस्ट विशेस विद सच अ ब्यूटीफुल लेक्चर। Thank you, Sandhya. Thank you for giving this opportunity. And I'll request everyone कि सब लोग एक बार mute कर ले because background sounds आएंगे तो it will be difficult for all the other people to understand. तो आज की जो टॉपिक है वो एक बार हम इस सेंस में देखते हैं कि सब म्यूट कर लें प्लीज। मैम आप कर दीजिए, संध्या जी आप म्यूट कर दीजिए सबको। अर्चना मैम प्लीज आप सबको म्यूट कर दो।
और हमने ये बहुत एक काइंडनेस के लिए प्रोग्राम जनरेट किया है, सो प्लीज़ 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 इसको रिस्पेक्ट कीजिए और इसको म्यूट ही रखिए, ठीक है? अदरवाइज़ हम लोगों को बहुत मजबूरी में आपको वापस से हो सकता है वेटिंग रूम में भेजना पड़े, ठीक है? प्रोबेबली मे बी देयर इज़ एन एक्शन ऑफ रिमूवेबल, बिकॉज़ ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। तो हम लोग चाहते हैं कि उस सेंसेशंस को, उस करुणा को आप सब अपने अंदर महसूस करके यहाँ पे बैठें, ताकि इसकी जो नॉलेज है ना, ये नॉलेज नहीं है, ये एक कनेक्शन है। यहाँ पे हम कोई किसी को भी, बिकॉज आप जितने भी लोग हैं सब ऑलरेडी बहुत ही इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो हम यहाँ पे प्यार और उस कनेक्शन की बात करने आ रहे हैं, उस अपने अंदर कैसे हम उस करुणा को जगाएं कि हमारे अंदर वो रिस्पेक्ट डेवलप हो, स्पेशल पेरेंट्स के लिए वो लव डेवलप हो, स्पेशल बच्चे के लिए। सो प्लीज़ उस लव एंड कंपैशन के बेस पे आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि अपने आप को ध्यान दीजिए और म्यूट रखिए। जब आपको बोलना होगा तो आप अनम्यूट करिएगा और बोल लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू संध्या। सो आज का, जैसे कि संध्या ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि आई एम अ डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट, लेकिन ये एक जो वेबिनार है, आई एम ऑनेस्टली नॉट ऑपरेटिंग फ्रॉम द पोस्ट और या फ्रॉम अ प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। मैं यहाँ इसलिए नहीं हूँ क्योंकि शायद मुझे बहुत पता है, मैं शायद इसलिए हूँ क्योंकि ये हम सबका एक एफर्ट है ऑटिज्म के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा समझने के लिए, क्योंकि मेरा मानना है कि यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स होंगे या बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने बहुत करीब से ऑटिज्म को देखा होगा। उनका एक्सपीरियंस और उनकी नॉलेज, उनके डील करने के तरीके बहुत मुझसे ज़्यादा हैं, और शायद हम बच्चों से थोड़ी-थोड़ी देर के लिए मिलते हैं, 1-1 घंटे के लिए मिलते हैं, बट पेरेंट्स आर डीलिंग विद देम कंटिन्यूअसली। सो सबसे पहले ताकि मुझे मुझे काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस मिले हैं जो आप लोगों ने शेयर किए थे, जो इस सेमिनार में, जो इस वेबिनार में आंसर होंगे। पर उसके अलावा मैं एक बार जानना चाह रही थी कि यहाँ पे जो लोग हैं, वो किस-किस बैकग्राउंड से हैं, ताकि हम मैक्सिमम बात कर सकें। पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं? अगर आप लोग एक बार मुझे बता पाएँगे कि आप थम्स अप दे कर के मुझे आई थिंक एक मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझने की ज़रूरत है कि कौन-कौन से बैकग्राउंड से हैं और ऑटिज़्म के बारे में आपको कितना पता है। एंड क्योंकि हमारे पास रिक्वेस्ट है कि हम दोनों लैंग्वेजेज़ यूज़ करें, सो आई विल यूज़ इंग्लिश आल्सो एंड से द सेम थिंग। सो इंट्रोडक्शन के लिए आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है? या सो main intent is to understand that how many people have a basic understanding of autism, because the questions I received were more from a behavior point of view, were very specific. So if everyone is aware about the basics in autism, I will not go in detail but cover it briefly. So आप अगर एक थम्स अप दे करके मुझे बता पाएं कि कितने लोगों को ऑटिज्म के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है या पता है। अगर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है या पता है, तो कैन यू प्लीज़ शो अ थम्स अप? थैंक यू। ओके, सो आई फील इट्स अ मिक्स्ड पॉपुलेशन। ठीक है, दिस इज़ हेल्पफुल। सो स्टार्ट करने से पहले हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं और बहुत कुछ आस-पास चल रहा होता है। सो एक छोटी-सी एक्सरसाइज़ करते हैं टू ग्राउंड आवरसेल्व्स, हम इसको ग्राउंडिंग एक्सरसाइज़ भी बोलते हैं। So, just to start with everyone, also, if possible, if comfortable, I would request everyone to please switch on their videos, because ये एक interactive session होगा, और I would really like अगर आपके videos on होंगे. So, अगर uncomfortable है या कोई issue है, then that's okay, no worries. Thank you. So, या स्टार्ट करते हैं एक बेसिक एक्टिविटी से। सो इस एक्टिविटी के लिए मैं आपसे बोलूँगी कि अपने आसपास कोई भी 5 चीज़ें नोटिस करें जो आपके आसपास हैं। कोशिश करें अपने आसपास 5 चीज़ों को देखने की। आप जिस भी जगह में हैं, जिस भी कमरे में हैं। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम नहीं देखते हैं।
So look at 5 things around you in your room. Those things could be that you have not noticed for a long time. Just have a look at them. See how they look. देखें कि वो कैसी लग रही हैं. After this, listen for 4 sounds around. 4 आवाजों को सुने जो आपके वातावरण में है. हो सकता है चिड़िया की आवाज आ रही हो सकता है कोई और नॉइस आ रहा हो, मेरी आवाज है, और भी बहुत सारी चीजें होंगी. Please focus on 4 different sounds that you hear. Now, smell 3 things, or maybe smell might be difficult, so touch 3 things around you. 3 चीजों को अपने पास छुएं और देखें कि उसकी वो कैसा है, क्या वो हार्ड है, उसका टेक्सचर कैसा है. आप कहाँ बैठे हुए हैं, जहां आप बैठे हैं वहां पे आपको कैसा फील हो रहा है. How do you feel the texture of the things on which you are sitting on? It can be ground, it can be chair, anything. And then smell. Smell 2 things around. It could be the smell of the things around you. You can just, if you have any cloth, if you have any bed cover, you can just smell things around. Or see if there is any fragrance in the air around you. अपने आसपास कोशिश करें 2 चीजों की स्मेल लेने की. And lastly, taste. So, taste, आपके मुंह में कैसा टेस्ट है? How do you feel? Maybe आप लोगों में से कुछ ने ब्रेकफास्ट किया होगा, कुछ लोग ने चाय कॉफी कुछ पी होगी, कुछ हो सकता है सिर्फ पानी पिया हो. So just focus on the taste. So thank you. This exercise is called a grounding exercise. Grounding exercise का मतलब होता है कि थ्रू आउट द डे हमारा दिमाग बहुत सारी अलग अलग चीजों में होता है. And these exercises help us to get us back to the current situation. ये एक्सरसाइज हमें हेल्प करती है कि हम जहाँ पे हैं उस जगह पे हो पाए, उस जगह पे ध्यान दे पाए. To be in now. So now with that, I'll start the basic thing about autism. I will not go in a lot of details about what it is exactly, because ये वाली चीजें आपको काफी कुछ इंटरनेट पे भी मिल जाएंगी. इस वेबिनार का जो एक इंटेंट है वो ऑटिज्म जो इंटरनेट पे है उसके बियॉन्ड समझना है, एक बेसिक लेवल से अंडरस्टैंडिंग है. और शायद कई बार हमारा एक नजरिया होता है कि चीजों को फिक्स करना है. अगर कोई डिसऑर्डर है, अगर कोई कंडीशन है तो उसे फिक्स करना है. सो फिक्स करने की बजाय हमारा क्या पर्सपेक्टिव है, हम उस चीज को कैसे देखते हैं, उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी सी. सो स्टार्ट करती हूँ, मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ. और इसमें कुछ इंटरैक्टिव पिक्चर्स हैं, तो मैं वहां पे चाहूंगी कि आप लोग या तो चैट पे कर दें या अपने आप को अनम्यूट करके आंसर दें. सो आप लोगों ने सुना होगा कई बार कि ऑटिज्म डिसऑर्डर है. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हम बोलते हैं इसे, DSM-5 में अगर हम बात करें. और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने प्रेजेंटेशन में कंडीशन लिखा है. तो क्यों ये डिफरेंस है? सबसे पहले डिसऑर्डर कहीं ना कहीं एक, आई पर्सनली फील कि इट स्टैंड्स एज अ लेबल. हम कई बार किसी चीज को जो जब बात करते हैं तो हम उसके एक डिसऑर्डर कह करके उस पर एक लेबल बना देते हैं, जो कि बच्चे के लिए एज वेल एज फॉर पेरेंट्स कई बार काफी डिफिकल्ट हो जाता है. सो और कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी का स्टिग्मा भी जुड़ा होता है. सो हम आगे देखेंगे कि ऑटिज्म कैसे
एक डिसऑर्डर है या एक डिफरेंस है एक बच्चे की प्रोफाइल में, ये हमारा शायद एक नजरिया है. इट्स आवर वे ऑफ सीइंग हाउ वी सी इट एज अ डिसऑर्डर, एज अ कंडीशन और एज अ डिफरेंस विद इन अ चाइल्ड. लुकिंग बियॉन्ड बिहेवियर्स, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने स्पेसिफिक बिहेवियर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं. सो बेस्ड ऑन दैट आई हैव ट्राइड कि बिहेवियर तो है, बट आज हम थोड़ा सा बात करेंगे कि बिहेवियर क्यों है, वो उसके पीछे क्या है बिहेवियर. क्या हम सिर्फ बिहेवियर पे फोकस कर रहे हैं और बाकी सारी चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं, या हम उस बिहेवियर को कैसे देख रहे हैं. तो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी कि एक पिक्चर है और कितने लोगों को इसमें रैबिट दिख रहा है और कितने लोगों को इसमें एक डक दिख रही है. जिन लोग को रैबिट दिख रहा है वो थम्स अप कर दें. और जिन लोगों को डक दिख रही है वो थम्स अप कर दें अब. और जिन लोग को दोनों दिख रहे हैं वो अब थम्स अप कर दें. ओके, नेक्स्ट, इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? क्या आप चैट में अपने आंसर्स डालेंगे या आप अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं? मैम 2 persons are there and it's like a table का नीचे वाला portion. श्योर, थैंक यू. एक वाट और 2 पर्सन. ओके, I could see simultaneously when I am focusing on the person, the vase is coming out. When I focus on the vase, then 2 person is coming out. So it's just the focus lag raha hai. ओके, थैंक यू. एक दो लोग को अगर और शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हो, हम आगे बढ़ेंगे फिर. 2 persons facing each other in a black background. ओके, That's what I can see. Yeah. ओके, थैंक यू. सो जब हम इस पिक्चर की बात कर रहे थे, सो हम सबके अलग अलग नजरिए थे उसको देखने के. वी ऑल हैड आवर ओन परसेप्शन, वी ऑल हैड आवर ओन पर्सपेक्टिव. अब कई बार इसी बात को अगर हम जिसको रैबिट दिख रहा है या किसी और पर्सन को डक दिख रही है, या दूसरी पिक्चर में हमें एक वास दिख रहा है, या फिर 2 लोगों के फेसेस दिख रहे हैं, आपको लगता है कि इनमें से कोई एक सही है और क्या कोई एक गलत है? नहीं, ऐसा नहीं. बिल्कुल. तो यहाँ पे क्या है कि ये सिर्फ हमारा नजरिया है, इसमें कुछ भी सही और गलत नहीं था. हम लोगों के देखने के नजरिए बस अलग अलग हैं. तो जब हम यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं लोगों के डिफरेंट नजरियों को, तो ऑटिज्म में क्या होता है? ऑटिज्म में बच्चे का भी एक देखने का अलग नजरिया होता है और हमारा नजरिया होता है. तो यहाँ पे मैं बस एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ. आई जस्ट वांट टू आस्क अ सिंपल क्वेश्चन that when we talk about autism, why is it always our intent to fix the behavior? या हम कई बार क्यों ये सोचते हैं कि एक चीज सही है या एक चीज गलत है? और ये मैं किसी के लिए स्पेसिफिकली नहीं कह रही हूँ, ये इन जनरल हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उस बच्चे को सीखने का एक अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, एक अलग नजरिया हो सकता है. पर क्यों एज अ सोसाइटी हमें लगता है कि एक ही तरीके से उसको देखना है, या जिस तरीके से हम देख रहे हैं बच्चे को भी उसी तरीके से देखना है. सो व्हाई डू वी वांट टू मॉडिफाई किड्स बिहेवियर अकॉर्डिंग टू आवर ओन बिहेवियर और आवर एक्सपेक्टेशंस? सो आई विल गिव अ little pause and you can reflect it, and we'll come to this question a little later in the presentation only. Okay. आप लोगों में से कुछ लोगों ने बताया कि आप ऑटिज्म के बारे में ज्यादा फेमिलियर नहीं है, एंड कुछ पेरेंट्स भी हैं. सो बिकॉज
कुछ प्रोफेशनल्स भी हैं, सो बिकॉज मिक्स पॉपुलेशन है, सो आई जस्ट गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि ऑटिज्म क्या है, बट आई विल नॉट गो इन डिटेल्स अगेन, बिकॉज ये वाली इंफॉर्मेशन शायद आपको इंटरनेट पे इजिली मिल जाएगी. सो आई वुड लाइक टू टेक स्पेसिफिक क्वेश्चंस आज, जो कि अवेयरनेस इन जनरल रिलेटेड है ऑटिज्म से. सो ऑटिज्म DSM-5 एक मैनुअल है, एक अथॉरिटी है जो कि अलग अलग डिसऑर्डर्स के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या उसके क्राइटेरिया होते हैं उसको डायग्नोस करने के, वो बताती है. तो उसके हिसाब से अगर हम ASD की बात करें, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, तो ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें तो हम बेसिकली अगर सिंपल भाषा में बोले तो हमारे ब्रेन की जो वायरिंग है, हम सबकी एक ब्रेन की वायरिंग होती है, और ऑटिज्म में वो ब्रेन की वायरिंग थोड़ी अलग होती है. ऐसा नहीं है कि स्पेक्ट्रम वो इसीलिए है क्योंकि वो वायरिंग बहुत अलग अलग तरीके से डिफर कर सकती है, थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है सिर्फ डिफिकल्टी ही हो. आपने देखा होगा जो पेरेंट्स हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं, कुछ बच्चों में बहुत ज्यादा स्पार्क होता है, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है उनमें, कुछ बच्चे विजुअली बहुत गिफ्टेड होते हैं, कुछ बच्चे वर्बली होते हैं, कुछ म्यूजिकली होते हैं. सो लेकिन कहाँ दिक्कत आती है ऑटिज्म में? जो बेसिक 3 जगह हैं जहाँ पे डिफिकल्टी होती है, वो है इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन. इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन का मतलब हुआ कि जैसे हम आपस में, आप मुझे सुन रहे हैं, उसी सेम टाइम पे यू आर ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, यू आर एबल टू प्रोसेस व्हाट एम आई सेइंग, एंड यू आर एबल टू इंटीग्रेट दैट इंफॉर्मेशन एज वेल एज रिस्पॉन्ड. बट बच्चे में कम्युनिकेशन कई बार वो नहीं हो रही होती है क्योंकि वायरिंग डिफरेंट है. कई बार हम कम्युनिकेशन को स्पीच से कनेक्ट करते हैं, और बहुत सारे लोग लाइक मैं बहुत ज्यादा टाइम से नहीं, लेकिन फिर भी 4-5 साल से बच्चों के साथ काम कर रही हूँ, और कई बार जब पहली बार पेरेंट्स आते हैं या लोग आते हैं तो उनका सबसे पहला कंसर्न होता है कि बच्चा बोल नहीं रहा है. सो ऑटिज्म में स्पीच का क्या रोल है? सो जस्ट टू क्लैरिफाई कि स्पीच कंसर्न्स हो सकते हैं, पर स्पीच एक मेजर प्रॉब्लम नहीं है. बच्चे में कम्युनिकेशन डिफिकल्टी होती है, और स्पीच और कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है? एक बहुत आपने अगर ASD की हम बात करें तो कई बार कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत चीजें रिपीट करते हैं, या उनके पास शब्द होते हैं और वो लेबल्स करते हैं चीजों को, लेकिन अपनी जरूरतें नहीं बता पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते कि कब उनको भूख लगी है, कब उनको कहीं जाना है, कब उनको कैसे फील हो रहा है. सो कम्युनिकेशन इज two-way process. What I am saying, is other person able to understand? Am I able to understand the context? किस जगह पे क्या चीजें हो रही हैं, क्या उसके हिसाब से मैं बात कर पा रहा हूँ? Also, जो दूसरे लोग कह रहे हैं, am I able to understand that? So if someone is speaking something, am I able to get that or not? So communication is a broader concept, और speech एक उसका छोटा सा पार्ट है. हो सकता है बच्चा वर्बल हो, लेकिन स्टिल उसको ऑटिज्म हो. सो स्पीच सिर्फ बच्चा बोल नहीं रहा है, ये एक कारण नहीं होता है कि ऑटिज्म हो सकता है. तो हमें ये देखने की जरूरत है कि अगर बच्चा बोल भी रहा है तो क्या वो फंक्शनली अपनी बातें एक्सप्रेस कर पा रहा है, अपनी जरूरतें बता पा रहा है, हमें देख रहा है. और कम्युनिकेशन से वर्बली नहीं होता. लाइक यू विल सी दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स हम नॉन वर्बली कम्युनिकेट करते हैं, थ्रू जेस्चर्स, थ्रू आई कॉन्टैक्ट. तो क्या वो चीजें हो रही हैं? एक बच्चा अपनी माँ को देख करके या फेमिलियर लोगों को देख करके कई बार मुस्कुराता है, क्या वो बच्चा मुस्कुरा रहा है? ये भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है. दूसरा जो एक इसका सिम्टम है वो है इम्पेयर्ड रेसिप्रोकल सोशल इंटरैक्शन. तो कई बार हमने देखा होगा कि बच्चे आप बोलते जा रहे हैं, वो सेल्फ टॉक कर रहे हैं, लेकिन जब हम उनसे कोई बात या रिपीट कर रहे हैं, जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में एकोलेलिया बोलते हैं कई बार, पर जब हम उनसे कुछ पूछ रहे हैं तो वो जवाब नहीं दे पाते, पर या फिर वो हमसे एक कम्युनिकेशन नहीं रिस्पॉन्ड कर पाते, एक इनिशिएट नहीं कर पाते. फॉर एग्जाम्पल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप सबसे पूछा कि इज इट डक और इज इट अ रैबिट. यू ऑल वर एबल टू अंडरस्टैंड एंड गिव बैक द रिस्पॉन्स. फॉर किड्स ऑन द स्पेक्ट्रम समटाइम्स इट इज रियली हार्ड. उनके लिए मुश्किल होता है समझना और उस बात को रिस्पॉन्ड करना. तीसरी चीज,
रिस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटेटिव बिहेवियर्स। सो DSM-5 ने ये 2013 में जब फिर से रिवाइज हुआ था, तो ये चीज उन्होंने रिसेंटली ऐड करी है। पहले सेंसरी जो बिहेवियर्स होते थे वो DSM का पार्ट नहीं थे, लेकिन ओवर द टाइम रिसर्च से जो पता लगा है उससे ये एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी, एक डिफरेंट पूरी कैटेगरी आई है। और DSM की पूरी एक लिस्ट है जिसमें वो बताते हैं कि कौन कौन से चीजें, किस किस तरीके के बिहेवियर्स जो हैं वो रेपिटेटिव हैं। ये बहुत वेरीड हो सकता है, जैसे कि हमने कहा कि ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। तो कुछ एग्जांपल्स, जैसे बच्चा पूरे ऑब्जेक्ट को देखने की बजाय सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट से खेल रहा है, या बच्चे कई बार फ्लैपिंग करते हैं। सो फ्लैप कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, एक चीज को एक ही तरीके से खेलना। रूटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक थोड़ा सा चेंज भी उनको एंजाइटी दे देता है, एक थोड़ा सा चेंज भी टैंट्रम हो जाती है या मेल्ट डाउन हो जाता है। सो ये कुछ कुछ बेसिक फीचर्स हैं, इनमें से कोई भी 2 फीचर्स होने जरूरी हैं। हो सकता है अगर एक फीचर हो तो हम, अगर सिर्फ बच्चे के रेपिटेटिव मूवमेंट्स हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो ऑटिज्म है या फिर वो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, या फिर अगर सिर्फ बच्चे को कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी है तो क्या वो ऑटिज्म है, या फिर वो सिर्फ सोशल प्रैग्मेटिक्स डिसऑर्डर है। सो अलग अलग चीजें हैं, हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, पर बेसिक अगर बात करें 3 मोटे मोटे उसमें अगर 3 स्पेसिफिक सिम्टम्स लें तो है कि रेपिटेटिव बिहेवियर्स, इफ अ चाइल्ड हैज फिक्स्ड ways, rigid ways to play with something, any change in routine is difficult, or the child is unable to communicate, and the child is not able to have reciprocal social communication, or other few things could be the child is not responding to name, the child is not looking back at you, the child is immersed in their own world. But as I said, it's a spectrum. Again, ये वाली चीजें बहुत वेरीड कर सकती हैं बच्चे के साथ. Like till my work, I have understood कि if I have worked with one child, I have worked with one child. अगर हमने एक बच्चे को देखा है जो कि स्पेक्ट्रम में, तो हमने एक बच्चे को ही देखा है, हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर बच्चा अलग है. सो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई सवाल है? I think it's all clear. We don't get any queries. Okay, thank you. So moving ahead, ये जो डेफिनेशन है, ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, ये आपको किसी भी DSM की ऑनलाइन आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे कि सोशल कम्युनिकेशन में क्या है, जो हमने बात करी कि बच्चा इमोशंस नहीं समझता है, सोशल रेसिप्रोसिटी नहीं समझता है, या जेस्चर्स नहीं समझते हैं, रिलेशनशिप्स क्या होती हैं, दोस्त कैसे बनाते हैं. अगर हम छोटे बच्चों को देखें तो वो ऑटोमेटिकली दोस्त बना पाते हैं, पर जो बच्चे स्पेक्ट्रम में होते हैं उनको हमें कई बार ये चीजें सिखानी पड़ती हैं. या फिर रेपिटेटिव बिहेवियर्स की, जो हमने पहले भी बात करी कि फिक्स है उनका तरीका, खेलने का तरीका फिक्स है, कुछ हर चीज, किसी एक चीज को शायद बार बार छूते रहते हैं, कई बार चीजें फेंकना अच्छा लगता है, या कई बार चीजें घुमाना अच्छा लगता है. तो एक स्पेसिफिक तरीका, या कई बार हमने देखा है बच्चे एक ही तरीके से एक ही लाइन में चीजें लगाते हैं. सो ये कुछ कुछ चीजें हैं. अगेन अगर इसमें कोई स्पेसिफिक डाउट होगा, बहुत अच्छी बात. ओके, अगर इसमें कोई स्पेसिफिक डाउट होगा तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हम इसको लेंगे बाद में. सो अभी तक आपने बहुत बार सुना होगा कि ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है. क्या मतलब है इस स्पेक्ट्रम का, क्या हम समझते हैं स्पेक्ट्रम से? सो कोई बताना चाहेगा कि स्पेक्ट्रम से उन्हें क्या समझ आता है? क्योंकि एक रीसेंट स्पेक्ट्रम थोड़े टाइम पहले ही ऐड हुआ है, उससे पहले हम ऑटिज्म डिसऑर्डर था, पर स्पेक्ट्रम ऐड हुआ है. तो क्या मतलब है? क्या कोई शेयर करना चाहेगा? आप अपने आप को अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं. मैम मेरी जानकारी नहीं है इन सब बात में, लेकिन अगर स्पेक्ट्रम से मैं समझूं तो ये बीमारी की जैसे नहीं है. इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ग्रुप ऑफ ह्यूमन बिहेवियर जी, विद डिफरेंस. बिल्कुल बिल्कुल.
कोई और बताना चाहेगा? Yeah, what I feel, Akansha, कि spectrum is like the each and every behavior, feeling and sensations जो हर किसी में होता है, but there is a ratio like differentiation. ये scale है, 0 to beyond, उसका अंत नहीं है, but it start from the 0. और हर कोई उस स्पेक्ट्रम पे कहीं ना कहीं आता ही है, जहां से जो डिसफंक्शन होना शुरू होता है, डिसबैलेंस होना शुरू होता है बिहेवियर, सेंसेशंस एंड फीलिंग में, ठीक है, वहीं से हम ऑटिज्म या अदर मतलब और भी बहुत सारे डायग्नोसिस होते हैं जो वहां से इनिशिएट होना शुरू हो जाएंगे, बट स्पेक्ट्रम इज लाइक दैट वी ऑल कैरी सिम्टम्स ऑफ एवरीथिंग। एग्जैक्टली। सो थैंक यू संध्या। सो जब हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि ऑटिज्म अपने आप में एक स्पेक्ट्रम है। सारे बच्चे जो कि स्पेक्ट्रम पे होते हैं वो अलग होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने भी कहा कि बच्चा जो है वो एक स्केल पे एक कॉन्टिनम है। सो हम अगर अपने आसपास देखें या हम अगर किसी एक बच्चे को ऑटिज्म के साथ देखा है तो हम देखेंगे कि उसके जो बिहेवियर है या उसका जो सिम्टम है वो जो उसके ट्रेट्स हैं, आई थिंक बिहेवियर या सिम्टम एक अच्छा शब्द नहीं है, मैं कम कोशिश करती हूँ इसे यूज करने की, पर जो एक रेंज है बच्चे की कॉग्निटिव स्किल्स की वो वेरीड कर सकती है। हो सकता है बच्चा एक जैसे मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो कॉग्निटिवली बहुत ब्राइट होते हैं, या कुछ बच्चे म्यूजिकली बहुत गिफ्टेड होते हैं, कुछ बच्चों को रोजमर्रा के काम करने में डिफिकल्टी होती है। सो इट्स अ कॉन्टिनम। हो सकता है कुछ बच्चों को अपनी बॉडी यूज करने में दिक्कत हो, बॉडी अवेयरनेस कम हो, पर अगर एक बच्चे को बॉडी अवेयरनेस, अगर हम स्केल पे बात करें उसकी अवेयरनेस 5 है, हो सकता है दूसरे बच्चे को 8 हो सकता है एक बच्चा म्यूजिकली इंक्लाइंड स्पेक्ट्रम के एक पार्ट हो। मतलब अगर हम एक जैसे कि संध्या ने कहा, अगर हम एक रेखा खींचें 1 से 10 तक की, अगर हम एक स्केल लें तो हर बच्चा जो स्पेक्ट्रम में है वो इस स्केल में अलग अलग स्किल्स में अलग अलग जगह आएगा। और ऑटिज्म में ऐसा नहीं है कि ये किसी स्पेसिफिक इंसान को होता है कि एक स्पेसिफिक कल्चर में या एक स्पेसिफिक रेशियल उस पे या कोई फिक्स्ड फैक्टर है कि इन लोगों को ऑटिज्म होगा। ऑटिज्म कभी भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। ऐसा ऐसा कुछ है नहीं कि एक स्पेसिफिक बैकग्राउंड या एक कल्चर में ही होगा ऑटिज्म। सो इसीलिए इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्योंकि हर बच्चा जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम की स्केल पे आता है उसकी अपनी अलग स्ट्रेंथ होती हैं और अपनी अलग वीकनेसेस होती हैं, और उसी के हिसाब से उसका इंटरवेंशन भी प्लान होता है। सो अगर एक बच्चा म्यूजिकली इंक्लाइंड है, हम शायद उसके इंटरवेंशन में उसके म्यूजिक को एनहांस करने की कोशिश करेंगे, ना कि उसको कॉग्निटिवली पुश करेंगे कि वो वही काम करे। या जो बच्चा कॉग्निटिवली इंक्लाइंड है, हम कोशिश करेंगे कि हम उसको उसी डायरेक्शन में पुश करें। सो important thing which I also want to highlight here is कि as we all are different, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो एक पर्टिकुलर चीज में अच्छे हैं और एक पर्टिकुलर चीज में नहीं अच्छे हैं। हमारी कुछ अपनी स्ट्रेंथ्स है और कुछ डिफिकल्टीज हैं। वैसे ही ऑटिज्म में भी होता है कि एवरी किड्स हैव कम अप विद देयर यूनिक ट्रेट्स एंड यूनिक strengths as well as unique difficulties, इसीलिए उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। इज दैट क्लियर नाउ कि स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं हम? किसी का कोई सवाल है? बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। सवाल आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, हम लोग उसको बाद में भी आंसर करेंगे। ओके, मूविंग अहेड, कई बार ये सवाल बहुत आता है कि ऑटिज्म क्यों हो गया। जैसे संध्या मेंशन्ड इन द बिगनिंग दैट सम ऑफ आवर own selves feel guilty that maybe we didn't do something right, maybe we didn't give the child enough opportunities, maybe we did something wrong during the pregnancy. So what are the causes of autism? What are the things that took place in a different manner that autism happened to our kids? And कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जो बहुत आता है वो आता है, why me, why my child? So like ये सवाल एक ऐसा है जो शायद हमने बहुत बार सुना है और हम सबके मन में आता है अगर हमने आसपास किसी को, अपने क्लोज वन को देखा है, या वी आर अ पेरेंट हु हैज अ किड विद किड ऑन द स्पेक्ट्रम।
पर यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कॉजेस ऑटिज्म के कोई स्पेसिफिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक दवाई गलत खा ली तो ऑटिज्म हो जाएगा, या अगर कुछ गलत कर लिया तो ऑटिज्म हो जाएगा। ऑटिज्म इज अ developmental condition which is a neurodevelopmental condition। तो हो सकता है वो इसलिए हो क्योंकि जेनेटिकली हमारी फैमिली में वो रन कर रही हो, कोई जेनेटिक ट्रेट्स हो, और जेनेटिकली इमीडिएटली हमारे सिर्फ पेरेंट्स तक लिमिटेड नहीं होता है, बियॉन्ड भी हो सकता है। एंड हम सब में कुछ ना कुछ ट्रेट्स होते हैं, लाइक हम सब फोकस हो जाते हैं, हम सब हाइक पर फोकस हो जाते हैं, पर जहां वो डिसफंक्शनैलिटी की तरफ जाता है वहां डिफिकल्टी होती है। सो जेनेटिक रीजंस हो सकते हैं, एनवायरमेंटल रीजंस हो सकते हैं, और रीजंस बहुत सिमिलर हैं जो कि बाकी अलग डिफिकल्टीज में होते हैं, कि शायद आपने मेडिकेशन जो लिया है उसका कोई साइड इफेक्ट हो गया, या यूज ऑफ अल्कोहल एट टाइम्स माइट बी हार्ड, या फिर टू मच स्ट्रेस कैन बी देयर। सो ऐसा कुछ विच आर कॉमन फॉर anything that happens to a child, so it is not specific किसी की। एक पॉइंट जो मैं कहना चाहूंगी, जिस आई थिंक कई बार बहुत गिल्ट होता है पेरेंट्स में, या कई बार एक बहुत बोझ होता है कि शायद हमने बच्चे को अपॉर्चुनिटी नहीं दी, हमने बच्चे को टाइम नहीं दिया। आजकल पीपल आर, बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, सो समटाइम्स आई ऑल्सो हियर दैट मैम मे बी I didn't give enough time, maybe शायद that's why this happened। so just to clear it up कि कुछ ऑटिज्म एक ऐसी कंडीशन नहीं है जो क्रिएट हो जाएगी। हाँ, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से वो उसके जो सिम्टम्स हैं और उसके जो चीजें हैं वो घट सकती हैं या बढ़ सकती हैं एनवायरमेंट मॉडिफिकेशन से, पर क्रिएट होना मुश्किल है। क्रिएट नहीं होगी कि आपने टाइम नहीं दिया तो ऑटिज्म क्रिएट हो गया। सो इट इज important to understand that aspect, that we don't have to be guilty if something happened। और स्पेशली आई फील कि मदर्स कई बार इस चीज का बहुत ओनस लेती हैं, एंड सोसाइटी में ऑल्सो वी हैव अ लॉट ऑफ स्टिग्मा, जहाँ पे बहुत लोग जजमेंट भी पास करते हैं कि मे बी दिस हैपेंड बिकॉज यू डिडंट गिव टाइम। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट समथिंग दैट हैपेंड बिकॉज you did something wrong, like, और देयर इज नो स्पेसिफिक कॉज जो मैं आपको बता सकूं कि आप ये, एटलीस्ट मेरी अवेयरनेस में नहीं है, या अभी तक जो रिसर्चेस हुई हैं उनमें मिक्स्ड कॉजेज हैं। ऐसा नहीं है कि ये आप कर लोगे तो बच्चे को ऑटिज्म नहीं होगा। सो इसी वजह से समटाइम्स आई डोंट वांट टू गो अ लॉट इनटू कॉजेज, बिकॉज जब हम कॉजेज में जाते हैं तो हम क्यों में घुस जाते हैं, और हम कॉजेज क्यों जानना चाहते हैं, कई इसलिए कि हम उसे प्रिवेंट कर पाए, हम प्रिकॉशन ले सकें। बट इसके केस में कोई भी स्पेसिफिक प्रिकॉशन नहीं है, इट इज ऑल बिकॉज it's a developmental, it is a neurological condition। so wiring different है, by anything we just can't change the wiring except like जो pregnancy के normal precautions होते हैं। so there is nothing specific about autism that has to be taken care of। कुछ रिसर्चेस आई हैं जिसमें बात करते हैं कि वैक्सीनेशन से भी हो सकता है, बट क्लियर रिसर्चेस नहीं है, क्लियर चीजें एविडेंस बेस्ड नहीं है, सो इट्स हार्ड टू से। सो या मूविंग कॉजेस पे मैं ज्यादा फोकस नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे कई बार लगता है जब हम कॉजेस पे फोकस करते हैं तो हम प्रॉब्लम नैरेटिव में घुस जाते हैं, और क्यों हुआ जब हम बहुत ज्यादा इस असमंजस में चले जाते हैं कि क्यों हुआ, तो आगे क्या करना है वाली चीज पीछे रह जाती है कई बार। सो लेट्स मूव अहेड। किसी के कोई क्वेश्चंस होंगे दैट आई एम हैप्पी टू टेक इन द एंड। सो हमने अभी तक बात करी एक ऑटिज्म जो हमारी समझ है। सो मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, चिल्ड्रन फर्स्ट, हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया था ऑटिज्म के बारे में समझने के लिए, एक बच्चे के नजरिए से, जो हमें बड़े बच्चे हैं जिनके इनपुट्स मिले थे। तो मैं वो वीडियो शेयर करना चाहूंगी और मिलके देखते हैं उस वीडियो को। आवाज आ रही है संध्या? हाय, मेरा नाम पी है। वीडियो नहीं चल रहा है, बाकी सभी बच्चों की तरह हूँ। वीडियो नहीं चल रहा है? साउंड आ रहा है, साउंड लिंक एंड साउंड है। अच्छा, एक सेकेंड, I'll share it with।
अब आ रहा है? हाँ जी, यस। मेरा नाम पीहू है और मैं 8 साल की हूँ। मैं भी बाकी सभी बच्चों की तरह हूँ, लेकिन मुझमें कुछ चीजें अलग हैं। मेरी शक्ल से या मुझे देखने से ये सब किसी को नहीं पता चलता है। इसीलिए शायद सब सोचते हैं कि मेरे लिए भी दुनिया बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि किसी और बच्चे के लिए। लेकिन मुझे भी तो नहीं पता था कि और बच्चे मुझसे अलग महसूस करते हैं। लेकिन अब कभी कभी मुझे लगता है कि शायद मैं ही अलग हूँ, पर ये नहीं समझ आया कि कैसे अलग हूँ और क्यों अलग हूँ। ऑटिज्म, अपने आप में खोए रहना। मेरे आसपास के लोगों को लगता है शायद कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है और मैं हमेशा सिर्फ अपने आप में ही खोई रहती हूँ, पर मैं ये जानबूझ के नहीं करती हूँ। हर एक बच्चा वही करना पसंद करता है जिसमें उसे सबसे ज्यादा मजा आता हो या फिर कंफर्ट मिलती हो या सुकून मिलता हो। मुझे भी खेलना बहुत अच्छा लगता है, बस मेरा तरीका अलग है। मुझे, जैसे आपने देखा ना, इसकी आवाज और हाथ में जो झटका लगता है वो बहुत पसंद है। और जो चीजें शायद साधारण बच्चों के लिए मजेदार होती होंगी, जैसे औरों के साथ खेलना, वो मेरे लिए अपने टॉय से ज्यादा मजेदार नहीं है। हो सकता है कि मैं सीख सकूं, लेकिन अंदर से मैं ऐसी नहीं बनी हुई। मेरा तरीका अलग है। बच्चों को समझ आता है कि उनके पापा हमेशा उनके लिए अच्छी अच्छी चीजें लेके आते हैं, कोशिश करते हैं उनके लिए कुछ अच्छा करें, या ये उनका प्यार करने का तरीका है। लेकिन वो मुझे अभी नहीं समझ में आता है। मेरा तरीका अलग है। कई बार जो मम्मी का प्यार करने का या सुकून देने का तरीका होता है, वो मुझे आराम नहीं देता, क्योंकि मेरा तरीका ही अलग है ना। लोग अपने सेंसेस को इस्तेमाल करके दुनिया में हो रही चीजों को समझते हैं और दुनिया से इंटरेक्ट भी करते हैं। हम सारी जिंदगी इन सेंसेस के जरिए अपने आसपास की दुनिया का एक नक्शा सा अपने दिमाग में बनाते हैं और जो भी आसपास हो रही एक्टिविटीज को समझकर उन पर रिएक्ट करते हैं। इन इंद्रियों के अलावा आपको लोगों और चीजों का फर्क बचपन से ही पता होता है। परिवार में पापा और मम्मी कौन होते हैं, समाज में टीचर कौन होते हैं, ये सब देख देख कर बच्चे सीख जाते हैं। इस समझ से हमारा व्यवहार अलग अलग जगहों पे अलग होता जाता है। जैसे मम्मी और टीचर से हम अलग तरीके से बात करना सीख लेते हैं। मेरा जो नर्वस सिस्टम है उसकी वायरिंग ज्यादातर बच्चों से अलग है, जिसकी वजह से शुरू से ही मुझे हर चीज वैसी दिखाई, सुनाई या महसूस नहीं होती जैसे ज्यादातर बाकी बच्चों को होती है। कभी किसी का एक बार प्यार करने का तरीका होता है, जरा सी आवाज या कोई अलग सी अगर महक आ जाती है मुझे, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो मुझे पता ही नहीं चलती। पर ऑटिज्म में ऐसा नहीं होता कि कोई सेंस बिल्कुल काम नहीं कर रहा, बल्कि सेंसेस अलग तरीके से काम करते हैं। मान लें कि जैसे कोई फिल्टर लगा हुआ है, सिग्नल्स को अलग ढंग से समझता है, या कभी ब्लॉक कर देता है या कभी बढ़ा देता है। फिल्टर लगे होने के साथ साथ जब ये सिग्नल्स मेरे ब्रेन तक पहुंचते हैं, जिस तरह मेरा ब्रेन इन सिग्नल्स को समझता है वो भी अलग है, जिसके कारण मेरा रिस्पॉन्स, मतलब जो मैं सिग्नल्स के बाद समझकर और रिस्पॉन्ड करती हूँ, वो भी अलग हो सकता है। और इसलिए मेरा व्यवहार भी अलग दिखाई देता है। ऑटिज्म में ब्रेन की बनावट कुछ इस तरह की होती है कि लोगों की तरफ इतना रुझान नहीं होता जितना चीजों की तरफ होता है।
इसलिए लोगों और चीजों की दुनिया अलग कैसे है, क्या फर्क है इसमें, मुझे समझना मुश्किल लगता है, पर मैं सीख सकती हूँ। दोस्ती और रिश्तों के सलीके मुझे अलग ही तरीके से समझ आते हैं। आप और मैं एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग नहीं है, बस ऑटिज्म मुझे इस दुनिया को आपकी तरह समझने से रोकता है। मगर आप अगर कोशिश करें तो मेरी तरफ की दुनिया को समझ सकते हैं, और फिर धीरे धीरे हम शायद एक दूसरे को भी समझने लगे, है ना? आई मस्ट शेयर दिस इज सच अ वेरी वंडरफुल वीडियो आकांक्षा। और जब भी मतलब ये वीडियो आता है, अभी आपने, मैं पहले भी इसको दिखाया, इट गिव्स टू मच टीयर्स इन आईज, कि ऐसा लगता है कि यार क्या है, इतनी सेंसिटिविटी, इतना प्यार, और एक छोटे से बच्चे में, और हम बड़े होकर के हम उसको नहीं समझ पाते हैं। दिस गिव्स टू मच, I'm not able to explain, but there is something that we must understand beyond behavior. Thank you so much for sharing these beautiful videos. So definitely, Sandhya, I think this video is very close to my heart also, because ये इतना beautifully एक बच्चे की journey बताता है या एक aspects बताता है, और जो हमने स्टार्टिंग में एक्सरसाइज करी थी कि क्या सही है और क्या गलत है, वो इसी से रिलेटेड थी कि हमारा नजरिया अलग है, वो बच्चा शायद एक अलग तरीके से सीख रहा है। इज इट आर थिंग, क्या हम उसके तरीके से सीखना चाहते हैं या हम उसको अपने तरीका सिर्फ सिखाना चाहते हैं? सो ये बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, बट इट इज रियली हार्ड फॉर अस ऑल्सो एज प्रोफेशनल्स, एज पेरेंट्स, टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर वी लुकिंग एट। सो कई बार उनको चीजें जेन्युइनली नहीं समझ आती हैं, वो जानबूझ करके नहीं कर रहे हैं। पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लाइक मैं देना चाहूंगी कि कई बार ऑब्जेक्ट्स एक ऑब्जेक्ट है, जो बच्चों को कॉज एंड इफेक्ट टॉयज बहुत पसंद होते हैं ऑटिज्म में। क्यों? क्योंकि शायद अगर एक प्रिडिक्टेबिलिटी देखी जाए तो एक खिलौना हर बार उसी तरीके से काम करता है, लेकिन अगर हम इंसानों की बात करें तो हमारे बिहेवियर में बहुत सारी लेयर्स होती हैं। हमारे एक्सप्रेशंस, हमारी टोन, हमारी वॉइस, हम अगर किसी को हेलो भी बोलते हैं तो वो हर बार डिफरेंट होता है। बट एक बच्चा जो स्पेक्ट्रम में है उसके लिए ये डिफरेंस समझ पाना मुश्किल होता है, क्योंकि ये अलग है। सो ऐसा नहीं है कि वो ग्रीट नहीं करना चाहता है, बट वो डिफरेंस अलग है। तो कैसे उस डिफरेंस को डील कर सकते हैं? सो एक मैं वीडियो और दिखाना चाहूंगी आपको, जो कि एक बच्ची है यूएस में, कनाडा में, जिसका नाम कार्ली है। और अभी तो वो अडल्ट है, बट शी हैज पब्लिश्ड हर ओन बुक जिसका नाम है वॉइस ऑफ कार्ली। अगर किसी को इंटरेस्ट होगा तो जरूर पढ़िएगा। उसमें वो अपनी जर्नी बताती है कि कैसे वो बच्ची नॉन वर्बल थी, एंड देन 11 साल की एज में उसने टाइप करना शुरू किया। वो बोलती नहीं थी ज्यादा, बट वो टाइप करके बता पाती थी। सो लाइक लेट्स सी, उसने एक छोटे से 1.5 मिनट के वीडियो में ये बताया है कि जब हम एक सड़क पे वॉक करते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस क्या होता है, और जब एक किड ऑन द स्पेक्ट्रम जिसको सेंसरी डिफिकल्टीज हैं, जिसको हमने बहुत सारे बच्चे देखे होंगे जो अपने कान बंद कर लेते हैं छोटे से भी नॉइस में, शायद उन आवाजों से जो हमें बिल्कुल, हम उसको अपने दिमाग से फिल्टर आउट कर पाते हैं, पर कई बार सेंसरी डिफिकल्टी की वजह से उन बच्चों में वो फिल्टर नहीं होता है। सो लेट्स सी कि क्या होता है उन बच्चों के लिए, क्या डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। सो आई विल शो अनदर वीडियो, जस्ट गिव मी अ सेकंड। Sunday, can you see the video?
यस यस। ओके, सो ये एक न्यूरोटिपिकल एक शब्द है जो हम नॉर्मली रोज लाइक किसी को कोई ऐसा डिसफंक्शनल कंसर्न नहीं है उसको बोलते हैं। तो देखते हैं न्यूरोटिपिकल के लिए हम हमारे लिए एक कैसे होता है अगर हम एक सड़क पे वॉक कर रहे हैं। हम सड़क पे चल रहे हैं, हमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, आसपास गाड़ियां हैं क्या है, हम सारी इंफॉर्मेशन जो नहीं चाहिए वी आर एबल टू फिल्टर दैट आउट और हम आराम से अपनी जहाँ में जाना है हम अपने रास्ते पे चलते हैं। अब सेम एक बच्चा जो स्पेक्ट्रम पे है अगर उसके नजरिए से देखें तो उसका ध्यान कितनी सारी चीजों पे जा रहा है और उसके साथ क्या हो रहा है, और ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है कार्ली का। लाइट के लिए बहुत सेंसिटिव हैं, तो हर तरफ से रोशनी बहुत आंखों में जैसे हम हमें चौन लगती है, जैसे आवर आईज जस्ट शट डाउन, उतनी ब्राइटनेस लग रही है। तो जितनी चीजें एक्चुअली हैं वो मैग्नीफाई हो गई हैं उस बच्चे के लिए। अलग अलग तरीके की आवाजें, गाड़ियों का चलना, बर्ड्स का चर्प करना या लोगों का बात करना, सारे साउंड्स जंबल हो गए हैं। कई बार हम कहते हैं कि बच्चा ओवरवेल्म हो गया है, वो इसीलिए ओवरवेल्म हो जाता है क्योंकि वो अपनी जितनी चीजें उनको फिल्टर आउट नहीं कर पा रहा है, सब तरफ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है और उसको नहीं समझ आ रहा कि क्या करें। Yes, so I've shown this video in few of my trainings or few of my presentations, and इस वीडियो को देखने के बाद लोग ऐसे हो जाते हैं कि इसे बंद कर दो, हम नहीं देख सकते। और ये हमने सिर्फ 1 मिनट का वीडियो देखा है। Can we just imagine what is happening to a child's brain who is constantly getting so many inputs from the environment? And हमारे inputs और ज़्यादा add on हो जाते हैं कि ये करो, ये नहीं करो, जो already इतना overwhelmed है, how we are able to deal with that. So this is what is sensory overload is. So at this point, I would like everyone to please share how they felt about this. Definitely, Akansha, the moment I saw the video, it gives
अरे यार, ये देखो बच्चा ऐसा करता था, ओफो, हाउ वी ट्राई टू कन्विंस टू मच टू द पेरेंट्स, यार ऐसे करा दो, वैसे करा दो, ये करा दो, वो करा दो, बट दैट वी आर जस्ट इंस्ट्रक्टिंग थिंग्स एंड द एक्चुअल थिंग इज हाउ द चाइल्ड मतलब जिसको हम नोटिस तक नहीं करते, ऐसे निकाल के चले जाते, वो स्टक है, वो फंसा हुआ, वो ट्रैप्ड है, वो टैग है, और उसको फिर वो इमोशनली है, वो तो उसको कुछ तो उसको करना पड़ेगा। लिटरली आई वाज फीलिंग लाइक कि हाउ कैन आई हेल्प टू दिस किड जो सच में इतना सफर करता है, इतना सफर करता या है, वो can't say things, आई you थिंक ये एक वीडियो था जो कि कार्ली का अपना एक्सपीरियंस था, सो इट्स नॉट कि हर बच्चे के साथ ये होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के साथ किसी ना किसी अलग तरीके से ये होता है। सो इट इज हार्ड क्योंकि बच्चा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है एंड ये उसके इंटरनली हो रहा है। द चाइल्ड इज गेटिंग ओवरवेल्म्ड, द चाइल्ड इज गेटिंग ओवरलोडेड विद अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बट ही डजंट नो हाउ टू कम्युनिकेट। ही कई बार बच्चों को समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है क्योंकि उन्होंने वही देखा है। सो उनके लिए ये डिफरेंशिएट भी कर पाना कि ये ऐसा नहीं होता है, हम इसको फिल्टर आउट कर सकते हैं, वो अवेयरनेस ही कई बार नहीं होती है। अवेयरनेस इस बात की नहीं होती है मुझे कितना खाना खाना है, अवेयरनेस इस बात की नहीं। कैन आई रिक्वेस्ट यू टू म्यूट प्लीज? या सो संध्या के अलावा आई वुड रियली लाइक अगर कोई और अपने एक्सपीरियंस, कोई पेरेंट, कोई भी हो सकता है कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हो, आई वुड लव टू हियर एनीवन्स एक्सपीरियंस। एंड मैं बार बार यही कह रही हूँ कि मैं एक एक्सपर्ट के उससे नहीं हूँ यहाँ पे, बिकॉज आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस बहुत छोटा है पेरेंट्स के कंपैरिजन में जो कि 24/7 बच्चे के साथ रहते हैं। आई डोंट थिंक सो आई कैन इवन से दैट आई अंडरस्टैंड what is happening around you, not from a struggle lens but in general। हो सकता है कि you enjoy a lot with your kid, एक बहुत अच्छा फन टाइम भी होता हो, बट ओवरऑल आपके लिए क्या प्रोसेस है, आई थिंक आई कैन नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज आई एम नॉट देयर। सो if anyone would like to share। कोई नहीं, I think we must respect the emotion of the parents. Sure, Probably it gives sure, too much things because अगर हमें as a professional ये इतना ज़्यादा sensitize करके चला गया and yeah, so फिर parents can be triggered too much with sure, this video. sure, I respect that। So let's move ahead। I also understand कि कई बार इन चीज़ों को प्रोसेस करने में टाइम लगता है, बट बिकॉज वी हैव लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो शायद इट माइट बी हार्ड कि हम बहुत ज़्यादा भी टाइम दे पाएँ, बट श्योरली एक दो चीज़ें जो आगे मैं और बात करना चाहूँगी, लेट्स मूव टूवर्ड्स देम। ओके, सो बहुत सारे जो क्वेश्चंस मेरे पास आए थे उसमें ये था कि बिहेवियर से कैसे डील करें या कैसे बिहेवियर के साथ काम करें, बच्चों को बिहेवियर्स, टैंट्रम्स हैं कि बिहेवियर्स हैं, क्या हो रहा है, हाउ टू हेल्प आवर चाइल्ड। सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि काफ़ी सारे लोगों में मुझे ये अवेयरनेस दिखी और काफ़ी सारे शायद पेरेंट्स हैं जो इस बात को समझ पा रहे थे कि बिहेवियर शायद एक सिर्फ सरफेस लेवल ट्रेट है, पर उसके पीछे क्या है। अगर हम इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो कई बार हमें दिखता है कि बच्चा रो रहा है, बच्चा टैंट्रम कर रहा है, चिल्ला रहा है, उसको गुस्सा आ रहा है या अपनी ओन वर्ल्ड में है, पर कई बार ये सरफेस लेवल ट्रेट्स होते हैं, हमें ये ऊपर से दिख रहे होते हैं। अगर हम एक आइसबर्ग की बात करें, मुझे कई बार मेटाफर से इजी होता है समझाना, तो अगर हम एक आइसबर्ग की बात करें तो हम टॉप में एक ही चीज देखते हैं, बट उसके बियॉन्ड क्या, नीचे क्या है। तो कई बार नीचे उस बच्चे का डर होता है, कई बार उस बच्चे के नीचे इमोशंस होते हैं, कई बार कुछ सेंसरी डिफिकल्टीज होती हैं जो उस बच्चे की हैं। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में सेंसरी डिफिकल्टीज में भी नहीं जा पाऊँ क्योंकि इस वेबिनार का जो एक
स्कोप है वो लिमिटेड है, तो अगर हम हर चीज़ के बहुत डिटेल्स में जाएंगे तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। पर आप ऑनलाइन देख सकते हैं, आप किसी ओटी से और अच्छे से बेटर समझ सकते हैं कि सेंसरी प्रोसेसिंग या सेंसरी प्रोसेसिंग डिफिकल्टी क्या होती है। उस बच्चे के अपने पर्सनल एसोसिएशंस हो सकते हैं, जैसे हमारे भी कुछ बहुत पर्सनल एसोसिएशन होते हैं जो बाकी लोगों को लगते हैं कि इसमें तो कुछ भी नहीं है, पर हमें डर लगता है, हमारा कोई ना कोई इमोशनल कनेक्ट होता है। सो कई बार हमें डिटेक्टिव बनना पड़ता है एंड वी रियली हैव टू अंडरस्टैंड कि उस बिहेवियर के पीछे क्या है। एक क्वेश्चन मुझे याद है कुछ ऐसे आया था कि हम बच्चे को इंटरेस्ट को कैसे समझें। सो उस टाइम पे भी आई थिंक कई बार बच्चे को क्या कराना है, हम उस एक लेवल पे चले जाते हैं। मे बी एट दीज पॉइंट्स कई बार मेरे साथ भी होता है कि मैं एक स्पेसिफिक गोल लेकर जाती हूँ सेशन में, बट इट डजंट वर्क आउट। एट दैट टाइम जो मुझे हेल्प करता है वो ये है कि मैं एक स्टेप बैक लूं एंड ऑब्जर्व व्हाट द चाइल्ड इज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। सो बच्चा अगर एक कार की तरफ बहुत रुझान है उसका, तो मुझे समझ आएगा कि उसको कार के साथ खेलने में अच्छा लगता है। अगर वो किसी स्पेसिफिक टॉय से खेल रहा है, अगर वो बार बार चढ़ उतर रहा है, तो मुझे समझ आ सकता है कि वो डिफरेंट चीजों में, वो भाग दौड़ी में उसे मजा आ रहा है। तो कई बार बच्चे को ऑब्जर्व करना भी जरूरी है। सो एटलीस्ट फॉर 10-15 मिनट्स एवरी डे ऑब्जर्व कि अगर बच्चे पे कोई डिमांड नहीं है, अगर बच्चा अपने आप से खेल रहा है, तो वो किस चीजों के साथ खेल रहा है। एक बुक मैंने पढ़ी है जिसका नाम है ऑल यू नीड इज लव, जो जो एक बात कहती है कि अगर एक बच्चा अगर अच्छा करना चाहे तो वो बच्चा अच्छा करेगा। कई बार जब हम ये बात करते हैं कि बच्चा करना नहीं चाह रहा है, बहुत सारे लोग, हमने भी अपनी लाइफ में एट सम पॉइंट और द अदर सुनी होगी ये बात, दैट यू आर नॉट डूइंग इट बिकॉज यू डोंट वांट टू डू इट। बट इज इट रियल? क्या हम एक्चुअली इसीलिए नहीं करते हैं कि हम करना चाहते हैं, या हम कर नहीं पा रहे होते हैं? कौन नहीं अच्छा करना चाहता है? लाइक हाउ मेनी ऑफ अस वुड नॉट लाइक टू बिहेव और नॉट लाइक टू डू द थिंग्स इन अ वे वी वांट टू, बट कई बार पॉसिबल नहीं होता है। सो वहां पे समझना जरूरी है कि क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं। एंड ऑब्वियसली अ चाइल्ड इज स्ट्रगलिंग बाय देमसेल्व्स टू डू सर्टेन थिंग। इफ वी ऐड ऑन मोर डिमांड, वो बच्चे के लिए और ओवरवेलमिंग होता है। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं एज पेरेंट्स, एज प्रोफेशनल्स, एज वेल एज सपोर्टर्स, हमारा काम एक बढ़ जाता है कि उन बच्चों को हेल्प करें कि वो कैसे जो चाह रहे हैं वो कर पाए, क्या वो पॉसिबल है उनके लिए, और कैसे हम उन्हें एक बेटर तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक ये बहुत अच्छी कोटेशन, एक मुझे पिक्चर मिली थी जो कहता है कि बिहाइंड एवरी बिहेवियर देयर इज अ फीलिंग। हर बिहेवियर के पीछे एक भावना होती है, एंड बीनीथ एवरी फीलिंग इज अ नीड। और हर भावना के पीछे एक जरूरत होती है। And when we meet that need rather than focus of the behavior, we begin to deal with the cause, not the symptom. तो अगर हम उस जरूरत के पीछे जा पाते हैं और उसको समझ पाते हैं, तो बिहेवियर क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है, हम उस बात को समझ पाते हैं और बिहेवियर पे रुक कर नहीं रह जाते हैं, जो कि शायद I think it is not specific to autism, it is specific to all our own selves. Like अगर हम सब अपनी पर्सनल लाइफ में रिफ्लेक्ट बैक करें, तो हम ये सोच सकते हैं, ये एक चीज समझ सकते हैं कि कि हमारी अगर कोई फीलिंग है, कई बार हमें गुस्सा आता है या कई बार हमें फ्रस्ट्रेशन फील होता है, तो उसके पीछे क्या नीड होती है। इस टाइम पे ऑल ऑफ यू कैन रिमेम्बर अ सिचुएशन इन योर ओन लाइफ जहां पे आपको कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन आया, क्या उसके पीछे कोई नीड थी? मे बी नीड ऑफ बीइंग अंडरस्टूड, मे बी नीड ऑफ फीलिंग कनेक्टेड, मे बी नीड ऑफ एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन, कुछ भी हो सकता है। तो अगर कोई हमारी उस जरूरत को समझ पाता था तो हमें कैसे लगता था, और अगर नहीं समझ में आता था तो हमें कैसा फील होता था। सो आई जस्ट वॉन्ट टू लीव एवरीवन विद दीज क्वेश्चंस। इसका जवाब नहीं है कोई, इसके आंसर्स नहीं है, ये बहुत एक्सपीरियंशियल है। सो जस्ट हेल्पिंग दैट टू अंडरस्टैंड। एक क्वेश्चन जो और मैं पूछना चाहूंगी, जो मैंने पर्सनली कई बार अपने सेशंस में फील किया है, आई एम नॉट अ पेरेंट येट, बट एज अ प्रोफेशनल जो थोड़ा सा समय मैं बच्चों के साथ स्पेंड करती हूँ, उसमें कई बार हमें लगता है कि चैलेंज किसके लिए है यहाँ पे? क्या चैलेंज बच्चे के लिए है
या उस बच्चे के साथ जैसे वो सीखना चाहता है उसको डील करने में हमारे लिए है। हमें कैसा महसूस होता है जब एक बच्चा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है? हमें कैसा फील होता है जब हम किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं? हमें कैसा फील होता है जब एक बच्चा कोई चीज कर रहा होता है और हमें समझ नहीं आता है कि उसका कारण क्या है? तो शायद जब हम हैंडलिंग की बात करते हैं कि बच्चों के साथ डील करना है, तो शायद ये सिर्फ एक बच्चे की हैंडलिंग नहीं होती, पर हमारी खुद की हैंडलिंग भी होती है। सो जस्ट पेइंग अटेंशन कि उस मोमेंट में बच्चे को कैसा फील हो रहा है और उस मोमेंट में हमें कैसा फील हो रहा है। सो या लेट्स मूव अहेड। तो अभी तक के किसी के कोई सवाल हैं? कुछ है, अदरवाइज आई विल जस्ट टॉक ऑल्सो अ लिटिल बिट अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन जो कि कोविड है। उस सेंस में, क्योंकि आई हेयर अ लॉट ऑफ पेरेंट्स, अ लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगलिंग विद इट, सो जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज हैपनिंग विद आवर किड्स, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट आर देयर एक्सपीरियंसेस, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। सो संध्या, शुड आई कंप्लीट दैट पार्ट और एंड टेक क्वेश्चन आंसर्स इन द एंड? मुझे लगता है कि एक बार हम पीपीटी खत्म कर लें, उसके बाद डिस्कस इंटरैक्टिव सेशन स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चन एंड आंसर का। ओके, ठीक है। ओके, तो जो प्रेजेंट सिचुएशन है, अगर मैं सबसे चाहूंगी कि आप 1 मिनट सोचें एक बच्चे की लाइफ या अपनी लाइफ कि कोविड से पहले हमारी दुनिया कैसी थी। हम शायद बाहर जाते थे, अलग अलग स्मेल्स अलग अलग स्मेल्स होती थी, अलग अलग टेक्सचर होते थे। बच्चे स्कूल जाते थे या थेरेपी के लिए जाते थे, तो वो अलग अलग लोगों से मिलते थे। they would interact with a lot of different people as well as have different opportunities. पार्क में खेलते थे, साइकिलिंग करने जाते थे, आउटडोर खेलते थे, बहुत सारी चीजें होती थी। पर कोविड के टाइम पे ये सारी चीजें रुक गई कहीं ना कहीं। ये सारी चीजें बंद हो गई बच्चे के लिए। और एक बच्चे का नेचुरल डेवलपमेंट का तरीका क्या होता है? एक बच्चा नेचुरली सीखता है खेल करके, एक बच्चा नेचुरली सीखता है अपने आसपास की सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर करके। पर जो एक बच्चे के नेचुरल डेवलपमेंट की कंडीशंस थी वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं कम हो गई। और ये शायद हमें नहीं समझ आएगा क्योंकि हम एज अडल्ट अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर पाते हैं। हालांकि अगर हम रिफ्लेक्ट करें तो कई बार हमें भी फ्रस्ट्रेशन होती है कि हम बाहर क्यों नहीं जा सकते, हम मिल क्यों नहीं सकते अपने दोस्तों से, हम आगे की चीजें क्यों नहीं कर सकते। तो हम लेकिन फिर भी अपने चीजें कुछ ना कुछ कोप कर लेते हैं। पर बच्चों को कई बार समझ में ही नहीं आता कि क्या बदलाव आ गया। और हमें कई बार लगता है कि बच्चे बहुत छोटे हैं तो हम उनको बोल देते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे करो। पर हम में से कितने लोग समझाते हैं कि क्या हुआ है, व्हाट इज द करंट सिचुएशन। लाइक एक बच्चे के लिए कितना मुश्किल है इस टाइम पे, एज पेरेंट के लिए भी। मैं बच्चे पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ, दैट डजंट मीन कि पेरेंट के अपने स्ट्रगल्स नहीं है। श्योरली पेरेंट हैज गॉट अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स बिकॉज उनको भी बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती हैं। पर अगर बच्चे की बात करें तो बच्चे को भी, वो स्कूल नहीं जा रहा है सो उसको घर में क्लास करनी है, एक ऑनलाइन सेशंस हैं, ऑनलाइन सेशन में बैठना, एक घर के कंफर्ट में ऑनलाइन सेशन करना। लाइक आई हियर सो मेनी पेरेंट्स सेइंग कि ऑनलाइन सेशंस करना या ऑनलाइन क्लासेस करना बहुत डिफिकल्ट है। एक बच्चे का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बच्चा समझ पाएगा स्ट्रक्चर क्यों चेंज हुआ है? अगर मैं हम में से किसी को भी, आप सोचो कि आपको कोई एकदम उठाए और आपको एक ऐसी जगह रख दे, ग्रीस में छोड़ दे, और आपको कोई नहीं पता हो कि वहां पे क्या है, आपको कैसा फील होगा? एनवायरमेंट नहीं पता है, ये नहीं पता है कि हमको क्यों यूं लाया गया, समझ नहीं आ रहा है आसपास। सो कई बार अनइंटेंशनली हम यही करते हैं कि हम बच्चों को शिफ्ट कर देते हैं, पर बात नहीं करते कि क्यों शिफ्ट किया है। हमें लगता है बच्चे नहीं समझ रहे, लेकिन बच्चे बहुत परसेप्टिव होते हैं। वो शायद बोलचाल की भाषा नहीं समझ पाए, पर जैसा हम फील कर रहे हैं वो वैसा फील कर पाते हैं। तो जरूरी है इन छोटी छोटी चीजों को एड्रेस करना। सो इस इस बारे में बात करने का इंटेंट सिर्फ ये था कि बच्चों की जिंदगी में भी कोविड के समय में कितने सारे बदलाव आए हैं।
क्योंकि हमने बात करी इतनी सारी चीज़ों के बारे में, तो बिकॉज़ मैं एक अर्ली इंटरवेंशन सर्विस में काम करती हूँ, जहाँ पे 6 साल से कम बच्चों के लिए हम कोशिश करते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी इंटरवेंशन मिल पाए। तो अगर आप में से किसी के बच्चे छोटे हैं, तो या अर्ली इंटरवेंशन की इन जनरल इम्पोर्टेंस क्या है, वो मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगी कि जो हमारा ब्रेन होता है, उसमें अ, हमारी ब्रेन की एक स्पेसिफिक वायरिंग होती है, और वो वायरिंग कहीं न कहीं बच्चे जो हैं वो एक हर बच्चे की डिफरेंट होती है। सो जब हम बच्चे को छोटे से किसी चीज़ के बारे में सिखाना शुरू करते हैं, तो वो बच्चे की हैबिट बन जाती है। हम उससे रेगुलरली चीज़ें करा पाते हैं और बच्चे वो चीज़ें सीख पाते हैं। बड़े में भी सीख पाते हैं, लेकिन समय ज़्यादा लगता है। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि जो जिन बच्चों के साथ मैंने काम किया है, मैंने एक 1.5 साल तक के बच्चे के साथ काम करना स्टार्ट किया है। व्हेन किड्स आर रियली स्मॉल, उनमें रिजल्ट बहुत जल्दी दिखता है। जो रिजल्ट शायद मुझे एक 1.5 साल के बच्चे में 6 महीने में दिखा, वो शायद मुझे एक 8 साल के बच्चे में 1.5 साल में दिखेगा। तो जब छोटे होते हैं बच्चे, तो उनमें उनको चीज़ें सिखाना ईज़ी होता है। उनको उनको सीखना ईज़ी होता है। हमारे लिए भी जो हमारी आदतें बचपन की हैं, वो शायद ज़्यादा आसान है। अगर हमसे कोई हमारी आदत अभी चेंज करने को कहे, तो एज़ अडल्ट्स वी हैव एसोसिएशंस विद दैट फॉर सो लॉन्ग, तो इट इज़ हार्ड फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट और चेंज इट। वही चीज़ बच्चों के साथ भी होती है। पेरेंटल सपोर्ट, अगर छोटे में ही एक अर्ली इंटरवेंशन के टाइम पे ही पेरेंट्स को भी नहीं समझ आ रहा होता, इट इज़ वेरी हार्ड फॉर अ पेरेंट ऑल्सो टू अंडरस्टैंड। आई सी कि किसी ने चैट में लिखा है कि मुझे नहीं समझ आता, मैं कैसे समझूं। तो कई बार नहीं समझ आता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि उस बच्चे के अंदर क्या चल रहा है। सो सीकिंग हेल्प फ्रॉम दैट पार्ट, एक प्रोफेशनल से टू अंडरस्टैंड कि व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजंस। आपके बच्चे को आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता, आप उसमें एक्सपर्ट हो, पर जो एक टेक्निकल चीजें हैं, या जो एक और एएसडी के स्पेक्ट्रम से रिलेटेड चीजें हैं, जो स्किल से रिलेटेड चीजें हैं, दैट अ प्रोफेशनल कैन मे बी हेल्प। सो पेरेंटल सपोर्ट, और जब छोटे से बच्चे को पेरेंट्स को भी समझ आने लगता है, तो उनका सपोर्ट भी बढ़ जाता है कहीं ना कहीं बच्चे के लिए। उनके एनवायरनमेंट वो मॉडिफाई कर पाते हैं, उन अपने आप को भी संभाल पाते हैं, क्योंकि आई थिंक इट इज रियली हार्ड इवन फॉर अ पेरेंट टू कम अप विद अ डायग्नोसिस और टू गेट अ डायग्नोसिस। अर्ली इनसाइट्स जो होती हैं, वो पेरेंट्स को हेल्प कर पाते हैं कि आगे बच्चे के लिए कैसे चीज़ें प्लान करें, समझ पाएँ कि उनके इंटरेस्ट क्या हैं, किन चीज़ों का रुझान है और कैसे वो उनको मोटिवेट कर सकते हैं। ऑल्सो बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं मैंने जो मेन स्ट्रीम स्कूल में इनकॉर्पोरेट हो गए। कुछ बच्चे म्यूजिकली इंक्लाइंड थे, वो बहुत अच्छे म्यूजिक कर पाते हैं। कुछ बच्चे एक स्पेसिफिक स्किल में बहुत अच्छे होते हैं। आई रिमेम्बर एक बच्चा एक फॉरेन लैंग्वेज में बहुत अच्छा था, वो जापानीज बहुत अच्छे से सीख लेता था। सो कहीं न कहीं लॉन्ग अर्ली इंटरवेंशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि छोटे से जो हम बच्चे को चीज़ें सिखा पाते हैं, बच्चे का जो ब्रेन है वो पूरा वो डेवलप हो रहा होता है, फास्टली डेवलप हो रहा होता है, तो उस टाइम पे बच्चे को चीज़ें सिखाना आसान होता है। आई विल नॉट से कि चेंजेस बाद में नहीं आते हैं, बट इट टेक्स मोर एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ अ प्रोफेशनल, पेरेंट एज़ वेल एज़ अ चाइल्ड। लास्ट आई थिंक एक में कॉन्सेप्ट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, जो कि है इमोशनल डाइट का, कि हम बहुत कई बार बात करते हैं क्यों हो गया, कैसे हो गया, क्या इंटरवेंशन है, कैसे है, पर ओवरऑल शायद ये सारी चीज़ें बहुत टैक्सिंग हो जाती हैं एज अ पेरेंट स्पेशली। हम शायद अपनी लाइफ पूरी भूल जाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें अलग कर रहे होते हैं, बच्चा कैसे बेस्ट कर पाए उसके लिए काम कर रहे होते हैं। सो और बच्चे की इमोशनल डाइट, बच्चा भी कहीं न कहीं पूरे एनवायरनमेंट से वो थेरेपी पे जा रहा है, स्कूल जा रहा है, घर में पेरेंट्स काम करा रहे हैं, सो एवरीथिंग इज़ वेरी डिमांडिंग। इमोशनल डाइट का मतलब है जैसे कि हमारी एक फिजिकल डाइट होती है जिसमें हम खाते हैं, एक सेंसरी डाइट होती है, एक बच्चे की एक्सप्लोरेशन डाइट होती है जिसमें बच्चा अपने आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, अपने खेलता है, कूदता है। वैसे ही एक इमोशनल डाइट होती है, और क्योंकि ये मेंटल हेल्थ वीक, एक मेंटल हेल्थ मंथ सनशाइन प्रोजेक्ट सनशाइन संध्या ने ऐसे पूरा जो महीना है उसको डेडिकेट किया है। सो आई फेल्ट दिस इज रियली इंपॉर्टेंट पार्ट टू एड्रेस हियर, कि दिन में
बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ समय ऐसा निकालें अपने लिए और बच्चे के लिए, जहाँ पे हम वो चीज़ें करें जो हमें खुशी देता है। क्योंकि अगर शायद हम खुश रहेंगे तो हम और एफर्ट कर पाएँगे किसी भी चीज़ में जो चैलेंजिंग है। और इट टेक्स अ लॉट ऑफ चैलेंज टू डील विद एनी डिफिकल्टी। आई थिंक I really appreciate each one present here, whether as a parent, professional, or as someone who wants to understand what it is, because it does take a lot of efforts and it take a lot of from inside you. So क्या कर सकते हैं इमोशनल टाइम में? थोड़ा सा समय, 15-20 मिनट, आधे घंटा, जहाँ पे एजेंडा फ्री हो बच्चे के साथ या आपका अपना समय हो। कई बार हमें गिल्ट फील होता है कि बच्चे को कैसे छोड़ दें, पर वो 15 मिनट या आधे घंटे आपके लिए ज़रूरी हैं ताकि आप अच्छा महसूस कर सको। सो उस समय में मज़े करना, जो भी आपको अच्छा लगता है, शायद आराम से बैठ कर के चाय पीना, डांस करना, टीवी देखना या कुक करना या किसी से बात करना। ऐसे ही बच्चे के लिए उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना कि उसका जो मन है वो करे। ऑब्वियसली सेफ्टी इज़ इम्पोर्टेंट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द चाइल्ड इज़ फ्री टू प्ले इन हिज ओन वे। क्वाइट टाइम, जैसे कि हमने वीडियो में देखा, कई बार बहुत कुछ चल रहा होता है, बहुत क्योस चल रहा होता है। सो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एट टाइम्स टू टेक अ स्टेप बैक एंड हैव सम क्वाइट टाइम। क्वाइट टाइम को हम कैसे एनहांस कर सकते हैं? एक शांत वातावरण, एक घर में आप एक कोना बना सकते हैं, एक कामिंग कॉर्नर बना सकते हैं, जहाँ पे थोड़ी सी फेरी लाइट्स हैं या कुछ स्मेल्स हैं। जैसे लैवेंडर की स्मेल कई बार बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वो हमारे सेंसरी सिस्टम्स को, हमारे इमोशंस को हेल्प करती है काम डाउन करने में। सो सो या दोज थिंग्स। उसके अलावा अगर हम कई बार बहुत सारी चीजें एजेंडा ड्रिवन करते हैं, पर हमें अच्छा लगता है अगर कोई हमें देखे, हमें अच्छा लगता है अगर कोई हमें बिना किसी एक्सपेक्टेशन के देखे और मुस्कुरा दे। तो हम अपने बच्चों के साथ अगर ये काम कर पाएं कि हम एक दूसरे को देखें और बिना किसी काम के बस उन्हें देख करके मुस्कुरा दें, जैसे कि हम कह रहे हैं कि आई सी यू। इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अ किड टू अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज वो इमोशनल फीलिंग बच्चे समझ पाते हैं। अगर कोई डिफिकल्टी आ रही है तो सीक अ प्रोफेशनल। डोंट थिंक कि सब मैं मैनेज कर लूंगी। कई बार आप बहुत इंट्यूटिव हो अपने बच्चे के लिए, आपको मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, आपके बच्चे को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, पर कई बार स्किल समझने के लिए या उस चीज के पीछे क्या है ये समझने के लिए हमें हेल्प चाहिए होती है। सो सीक हेल्प। एनवायरमेंट में क्या एंकर्स हैं, एनवायरमेंट में कौन सी चीजें बच्चे को अच्छी लगती हैं, अगर वो कुछ समय या आपको अच्छी लगती हैं, स्पेंडिंग सम टाइम विद दैट, हैविंग दैट टाइम। सो आप सब, आई रिक्वेस्ट सब, अगर आप लोग एक जॉय डाइट अपने लिए बना पाएं, एक इमोशनल डाइट बना पाएं अपने लिए और बच्चों के लिए, इट विल बी रियली हेल्पफुल आई फील। एंड मुझे पर्सनली बहुत हेल्प किया है उसने, एंड आई होप कि बाकी सबको भी हेल्प कर पाएगा। सो या, एंड लास्ट, आई थिंक जहां से मैंने शुरू किया था कि हर किसी की अपनी क्षमता है, एवरीवन इज जीनियस, बट अगर हम फिश को जज करेंगे उसकी एबिलिटी से कि वो पेड़ पे चढ़ पाए, तो शायद वो पूरी लाइफ ये बिलीव करेगी कि शी इज नॉट केपेबल ऑफ एनीथिंग। सो वी रियली हैव टू आइडेंटिफाई द स्पार्क्स ऑफ द किड्स, ऑफ आवरसेल्व्स। कई बार हम खुद को भी भूल जाते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड आवर स्पार्क्स एज वेल एज आवर किड्स स्पार्क्स एंड help people around us to encourage, help people to nurture those interests। हमारा कहीं ना कहीं एक डेफिसिट लेंस हो जाता है जो हम प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं, पर क्या हम स्ट्रेंथ को देख सकते हैं, क्या हम उन चीजों पे फोकस कर सकते हैं। सो विद दैट आई एंड एंड open for question and answers, happy to take in any questions now। एक क्वेश्चन हमें भी है इसमें आकांक्षा कि अर्ली इंटरवेंशन की जब बात होती है तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अर्ली अच्छे होते हैं, शशि जी ने क्वेश्चन पुट किया है, फिर वो बाद में जा करके उनके अंदर सिम्टम्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। जी, सो ऑटिज्म में अगर हम जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें जाएं, तो ये भी एक पार्ट होता है कि कई बार बच्चे रिग्रेस कर जाते हैं। तो कई बार शुरू के 2 से 3 सालों में वो चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती हैं, पर अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ कहीं से क्रिएट हो गई है।
कई बार वो चीजें शुरू के 2 से 3 साल में कम दिखती हैं, क्योंकि उस टाइम बच्चे के ऊपर ज्यादा डिमांड भी नहीं होती है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ, तो अगर बच्चा छोटे में इधर उधर भाग रहा है तो कई बार हमें लगता है कि बच्चा क्यूट है, या बच्चा नहीं बोल रहा होता है, कुछ हग कर रहा होता है ज्यादा, तो हमें लगता है कि वो क्यूट है। पर लेटर ऑन जब वो 3-4 साल का हो जाता है तो हमें वही चीजें लगती हैं कि ये तो सोशली अप्रोप्रिएट नहीं है, अब इस बच्चे को बैठना चाहिए। तो जब एक बच्चे के ऊपर डिमांड्स आती हैं तो भी वो चीजें ज्यादा उभर कर आती हैं, और कई बार बच्चे रिग्रेस भी कर जाते हैं। हो सकता है लाइक मेरी जिन पेरेंट्स से बात होती है, कुछ बच्चों का ऐसा भी होता है कि वो 2 या 3 साल तक बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं और फिर एकदम पीछे चले जाते हैं। तो रिग्रेशन होता है कई बार ऑटिज्म में, बहुत कॉमन सिम्टम है। और इस बात से मुझे एक एग्जाम्पल याद आया है जो कि मैं देना चाहती थी। Okay, so one example I really want to give from my like my experience as a psychologist, जो कि उस बात को ऐसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा कि what lies behind behavior is something different. So I was dealing with a kid in which he was, so it was in at Children First we also do some integrated sessions जहाँ पे psychologist और occupational therapist साथ में काम करते हैं to understand kids profile as a whole. So in one of the integrated sessions we were talking about एक एक्टिविटी थी जिसमें पूरा अंधेरा था, और जैसे हम कुछ इमिटेशंस कर रहे थे हैंड से, एंड द चाइल्ड हैड टू कॉपी इट, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ चाइल्ड हु इज वेरी हाई फंक्शनिंग, हु इज वेरी कॉग्निटिवली ब्राइट, इज वर्बल, पर at that time that child just ran away from the room and said, I don't want to do this, and started crying. So I would like to hear 2-3 responses. What do you think might have happened as soon as we closed the light, as soon as we started doing this action and asked him to repeat it? He just said, I don't want to do it, and came off and said, I want to say bye. Can anyone just assume what would have happened? Nothing is right and wrong. कुछ भी गलत या सही नहीं है, because I have not given you whole context. So if anyone would like to try, you're most welcome. Ma'am, maybe the child is sensitive to light. Yeah, surely. Definitely, it can happen. Maybe he's not in mood to do that things at that particular time. Surely, bilkul. Yeah, I'm also aware about the time. So just putting it out ki because मैं उसके साथ sessions में काम करती थी, individual sessions में, so I was aware that it is not about the skill. The child is very skilled to do that action. But when I asked the child what happened, and then he shared that he didn't share actually. I assumed कि कहीं ना कहीं कुछ और है. It is different. So we asked, okay, let's see that what has been difficult for you. And हम सबने अपनी difficulties mention करी उस session में. And we asked कि okay, let's make a monster out of the thing जो भी difficulty थी, और monster को एक shape देते हैं. ये एक टेक्निक होती है जिसको हम एक्सटर्नलाइजेशन कहते हैं. So the child drew a monster and he crushed the monster, and then he said कि मुझे डर लग रहा था. And we said, what happened? Why were you scared? And then he shared कि मुझे अंधेरे से डर लगता था. और उसका एक पहले का association था when he went to a PVR, and there it was dark, and suddenly when national anthem started, everyone got up and there was so much noise. So he associated that sound, that strong sound, as we saw in Carly's videos कि कुछ बच्चों के लिए overload हो जाता है. So they were able to he had that negative association with darkness, and from that day he has not entered into PVR. So what I'm trying to say that it was darkness. He was emotionally really scared inside, and because he was a verbal child, he said, I'm 1,000 times scared of this monster. And he's a 6-year-old child, just turned 6. So because he was verbal, he was able to articulate, but there are a lot of times when kids are not able to articulate what has happened. So कई बार we really have to step behind the behavior, and ये मेरी भी understanding नहीं थी शुरू में.
मुझे भी बहुत समय लगा और अभी भी इवन आई एम स्टिल लर्निंग टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर्स, कई बार नहीं समझ आता। सो at moments when we don't understand, we really have to be a detective, take a step back, observe। एक पेरेंट ने आई रिमेम्बर क्वेश्चन पूछा था कि कब समझ आए कि ये सेंसरी ओवरलोड है, कब समझ आए कि ये टैंट्रम है। आई डोंट हैव आंसर्स टू दैट बिकॉज इसका कोई फिक्स्ड स्ट्रैटेजी नहीं है, फिक्स्ड डॉक्यूमेंट नहीं है। बट इफ वी विल ऑब्जर्व किड्स, इफ वी विल सी व्हेन व्हाट इज हैपनिंग, और शायद हम उसका एक नोट बनाए ओवर अ वीक, वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट व्हेन things are happening and for what reason, and then only we can deal, then only we can intervene। कि अगर टैंट्रम है तो उसकी स्ट्रैटेजी शायद डिफरेंट होगी, अगर कुछ और है, अगर एक वो ओवरलोड है तो शायद उसकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी। so yeah, just wanted to share that example to consolidate everything together, and yeah, in next 5-10 minutes we can, I'm open to questions। I'm also going through the chat if there is any question, but आप अपने आप को unmute करके भी you can share if there is any question। Hello. Yes। My question is, what you call, I have a client, he's 13, 14. In the class and all, he likes to play with the male. Is a boy. Likes Yeah. to play with his genitalia, his penis. What can I do? How to stop it? Okay, sorry, I didn't get your question completely. What I could understand the last part, that how to stop that, but Sandhya, did you get the question? If you could. No, actually, I also didn't get. If you can write, sir, so you can also write a question in chat box. We'll get easily, I think. I think हार्दिक का भी एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में, आकांक्षा। Yeah, I was just going कि my child कि बच्चा ईयर बहुत क्लोज करता है। सो आई थिंक कई बार बच्चों को, जैसे हमने देखा, लाइक बच्चों को कई बार सेंसरी ओवरलोड काफ़ी हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपना कोप करने के लिए दे ट्राई टू क्लोज देयर ईयर्स। ये कहीं न कहीं एक सेंसरी कंसर्न की तरह भी आता है। आई एम नॉट श्योर कि बच्चे का लाइक इट माइट बी अ सेंसरी कंसर्न, तो उसको डील करने के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी होती है, जिसमें बच्चे के इंटरनली जो सेंसेस हैं, हम उनको इंटीग्रेशन की तरफ हेल्प कर पाते हैं, काम कर पाते हैं। सो दिस विल स्पेसिफिकली, उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं हार्दिक, आई एम नॉट श्योर बिकॉज़ दिस इज़ अ वेरी one statement question and it is hard to understand like actual context. But if it's a sensory concern, occupational therapy or sensory integration work will help him to um, to deal with that। and maybe हो सकता है बच्चा ज़्यादा overwhelm हो जाता हो, so trying to create a little calming corner, या फिर noise cancelling headphones भी आते हैं, that might also be helpful। However, these are very surface level suggestions, it is hard to go into specific solution focus till I don't know the whole context, but I think sensory work will surely help। Another question, Akansha, then I think there is a autistic kid who is 15-year-old and Yeah। having some teenager issues. So even in the class, and so you may read the questions regarding the masturbating, that the child is masturbating in the class, or Okay। so how to reduce this and how to think about. So because the child is at adolescent age, I would say कि uh, कई बार एडोलेसेंट में एक सेक्सुअली अपने पार्ट्स को एक्सप्लोर करना, या बच्चों में भी ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कई बार, दैट किड्स एक्सप्लोर देयर बॉडी पार्ट्स। सो
आई थिंक वहाँ पे इट डिपेंड्स कि हम कई बार वो एक्सप्लोरेशन नेचुरल भी होता है, सो एट दैट टाइम वी कैन हेल्प देम अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्लेसेस एंड पब्लिक प्लेसेस, मे बी हेल्पिंग देम अंडरस्टैंड कि um, ये एक हमें भी शायद ये समझना पड़ेगा बिकॉज हमारी सोसाइटी में भी ये एक स्टिग्मा है। ऐसा नहीं है कि ऑटिस्टिक किड्स ऑन द स्पेक्ट्रम डोंट हैव एक्सप्लोरेशन नीड्स और डोंट हैव सेक्सुअल डिजायर्स, सो उनकी भी आती हैं, बट उनको हेल्प करना, अगर वो बच्चा वर्बल है तो हम बात कर सकते हैं, अगर वो बच्चा वर्बल नहीं है, सो हेल्पिंग दैट चाइल्ड टू अंडरस्टैंड कि आप ये कर सकते हो बट इसकी एक प्राइवेट स्पेस है, एक स्पेसिफिक स्पेस है जहाँ पे आप ये जा करके वॉशरूम में कर सकते हो। प्राइवेट प्लेस एक ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ वहाँ के रूल्स हैं कि व्हेन यू आर चेंजिंग क्लोथ्स नो वन शुड सी यू, व्हेन यू आर डूइंग दिस नो वन शुड सी यू। सो द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट अगर हम बच्चे को थोड़ा सा समझा पाए, और पब्लिक की कौन सी चीजें हम पब्लिकली कर सकते हैं, इवन यूजिंग द वॉशरूम वी कांट यूज इट पब्लिकली, तो कौन सी चीजें हम प्राइवेट कर सकते हैं, कौन सी चीजें हम पब्लिकली कर सकते हैं, दैट माइट बी हेल्पफुल। बिकॉज अगर हम बच्चे को रोकेंगे दैट माइट नॉट सर्व द पर्पस एट द मोमेंट, बिकॉज इट्स अ वेरी age typical behavior I would say that comes to a kid, but just helping the child or talking with the child or helping the parents also to understand कि क्या बाउंड्रीज हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बाउंड्रीज का आता है कि पर्सनल बाउंड्री क्या है और या प्राइवेट बाउंड्री क्या है और पब्लिक बाउंड्री क्या है। ऑल्सो दिस इज द वर्क आई थिंक विद किड्स व्हाट ऑल्सो हैपेंस कि बच्चे बहुत अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं, सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू कम टुगेदर फॉर दीज थिंग्स। we are not different people working with the child, we are a team working with the child. So अगर स्कूल कोई measures ले रहा है, पेरेंट्स कोई measures ले रहा है, so try to bring in that community that everyone is able to work on that, otherwise it might get confusing for the child अगर उसको different inputs मिल रहे हैं from different parts. So I hope that answers the question a little bit. स्विंग का कंसर्न है, आई थिंक हार्दिक, आकांक्षा ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस। ये एक सेंसरी है, बच्चे को वेस्टिबुलर बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए वो स्विंग करता रहता है हमेशा और वो स्ट्रेट नहीं खड़ा हो पा रहा है। सो यू हैव टू कंसल्ट टू ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो उसको वेस्टिबुलर इश्यूज को कैसे रिजॉल्व करते हैं, वो आपको हेल्प कर सकता है। जहाँ भी आप जिस भी शहर में आप होंगे वहाँ पे एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होगा, तो वो उनको सेंसरी इश्यूज में हेल्प कर पाएंगे प्रोफेशनली। So yeah, just adding to that, कई बार हम अगेन सरफेस लेवल पे चले जाते हैं कि बच्चा ये नहीं कर रहा है। अगेन टेकिंग द एग्जांपल ऑफ अ चाइल्ड हु प्लेज रैकेट एंड अ बॉल। सो अब रैकेट और बॉल से खेलने में बहुत सारे डिफरेंट सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या मैं रैकेट और बॉल के साथ अकेले खेल रहा हूँ, क्या वहाँ पे और लोग प्रेजेंट हैं? इंडिविजुअल खेलना एक अलग कॉन्टेक्स्ट है, सोशल खेलना एक अलग कॉन्टेक्स्ट है। उसके अलावा बॉल कितनी तेजी से आ रही है, क्या मैं उसे एंटिसिपेट कर पा रहा हूँ? मुझे किस टाइम पे रैकेट से हिट करना है, क्या मेरी बॉडी वो फीडबैक ले पा रही है और उसके बाद मैं हिट कर पा रहा हूँ? क्या मुझे बॉल को जो कैच करना है उसके लिए जो चीज़ें चाहिए, क्या मुझे उसकी जो उसके लिए मोटर मूवमेंट चाहिए, क्या मेरी बॉडी कोऑर्डिनेटेड है उसके लिए? सो जैसे आपने स्विंग का एग्जांपल दिया, देयर कुड बी मल्टीपल थिंग्स कि जैसे संध्या ने कहा कि वेस्टिबुलर एक एस्पेक्ट हो सकता है, श्योरली वेस्टिबुलर एक एस्पेक्ट हो सकता है कोई और एस्पेक्ट भी हो सकता है। मैं सीधा नहीं खड़ा हो रहा हूँ क्योंकि वो एक पोस्चर मेरे लिए कंफर्टिंग है। हो सकता है कि उस पोस्चर में खड़े होकर के मुझे मेरे स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स को कुछ प्रेशर मिल रहा हो जो कि मेरी बॉडी की नीड है, जो कि एक प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट है। लाइक अगेन दिस गोज अ लॉट इनटू सेंसरी कि मेरी बॉडी, मुझे वो करना अच्छा लग रहा है, शायद मेरी बॉडी की वो ज़रूरत है, या फिर मुझे वो करना अच्छा लगता है जो उस मूवमेंट से, झूले के मूवमेंट से जो चीज़ें होती हैं उसका एक्सपीरियंस मुझे अच्छा लगता है। So there could be a lot of different aspects. Definitely it will need a little in-depth analysis कि जो हो रहा है उसके क्या reasons हैं, स्विंग के अलावा और कौन कौन से अलग चीज़ों में वो देखा जा रहा है, and then in-depth analysis will help us to reach a conclusion. I really don't want to give solutions just by saying कि आप ये कर लो, because I feel that's my personal belief कि
एक सरफेस लेवल के ट्रेट पे हम कोई सोल्यूशन नहीं दे सकते. वी रियली हैव टू अंडरस्टैंड द किड, व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन विद द whole environment and with the kid. Does that answer your question, Hardik? Yes, ma'am. Thank you so much. किसी के और क्वेश्चंस हैं? So otherwise we'll close ना. I think Akansha. Yeah. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम. Morning. मेरा एक क्वेश्चन है नॉट रिलेटेड टू माय सन. मैं अपने बारे में कुछ पूछना चाह रही हूँ. एक्चुअली मेरा 8 ईयर ओल्ड ऑटिस्टिक सन है, माइल्ड ऑटिस्टिक है, मेन स्ट्रीम में जा रहा है, एकेडमिकली बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन उसके साथ डिलेड एकोलेलिया वाली प्रॉब्लम है. तो मतलब वो जो भी चीज़ टीवी में देखता है या वीडियोस देखता है तो फिर उसको हमेशा फिर वो बड़बड़ाने लगता है और डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स निकालता है. तो पहले तो मतलब शायद मेरा पेशेंस लेवल था और क्योंकि वो तो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन लग रहा है मेरे बिहेवियर में अब चेंज आ गया है कि अब जो चीज़ मैं पहले टॉलरेट करती थी अब वो मुझसे टॉलरेट नहीं हो पाता. अगर अब वो आसपास मेरे नहीं भी रहता है तो मुझे उसकी आवाज़ मेरे कानों में सुनाई देती है और जब वो आके आवाज़ें निकालता है तो मेरी एक हार्ट बीट बढ़ जाती है. मुझे लगता है कि शायद मुझे चक्कर आ रही है या मेरा लो बीपी हो रहा है, कुछ हो रहा है. तो और मैं उसको थोड़ा सा अवॉइड करने लगती हूँ ताकि मेरी हेल्थ इफेक्ट ना हो. तो घर में फैमिली में सबको ये लग रहा है कि शायद मैं त्रस्त हो गई हूँ, बच्चे से ऊब गई हूँ, बट दिस इज़ नॉट अ फैक्ट मैम, क्योंकि वो मेरा अपना खून है और मुझे मालूम है कि मैं पूरी उसकी दुनिया हूँ. मैं उससे दूर नहीं हो सकती हूँ क्योंकि मेरे अलावा उसको कोई और समझेगा भी नहीं. बट मेरे साथ ये जो फिजिकल चेंजेस मेरी बॉडी में आ रही है तो वो मुझे बहुत गिल्ट देता है कि मैं अपने बच्चे से क्यों दूर भाग रही हूँ. तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे क्या साइकेट्रिक हेल्प की ज़रूरत है या फिर मुझे अपनी लाइफ में क्या चेंजेस लानी होगी? क्योंकि अब वो होता है तो भी मैं घबराती हूँ और जब वो मेरे आसपास नहीं होता है, जैसे मेरे हस्बैंड लेकर चाहते हैं उसको 1 घंटे के लिए कि हाँ थोड़ी देर तुम आराम से रह लो तुम, तब भी मुझे उसकी चिंता होती है और तब भी उसकी आवाज़ें मेरे कान में गूंजती रहती हैं. तो प्लीज़ मुझे बताइए कि मुझे करना क्या होगा? इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हूँ, स्पेशली ये लॉकडाउन पीरियड में. थैंक यू सो मच ये सवाल पूछने के लिए. बहुत अच्छा सवाल है एंड आई थिंक मैं पहले आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगी क्योंकि कहीं न कहीं आप अपने ऊपर भी फ़ोकस कर पाए और आपने ये देखा कि आपके अंदर क्या-क्या बदलाव आ रहे हैं. ये बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल होता है कई बार ये करना. तो जो आपने सवाल पूछा है उसके 2 एस्पेक्ट हैं कि बच्चा क्योंकि मेन स्ट्रीम में जा रहा है, एकोलेलिया है उसे. सो अम, एकोलेलिया कहीं न कहीं कई बार बच्चे इसलिए भी लाइक बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट कई बार एक ये कारण भी होता है कि वो बच्चे का प्रोसेस करने का तरीका होता है, क्योंकि जब बच्चा दोहराता है तो वो करता है, पर कई बार टेम्पलेट बिहेवियर भी होता है क्योंकि वो सुन करके वो उनका तरीका होता है वो सीखने का. उसके लिए क्या करना है वो एक थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन में आएगा जो आपको एक साइकोलॉजिस्ट या सेशंस मतलब उसके लिए हमें शायद अलग से बात करनी पड़ेगी क्योंकि वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है. पर जो आपका सवाल है कि आप क्या कर सकते हो, डेफिनिटली आई फील कि आपकी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं एंड एज़ अ होममेकर आई कैन एज़ अ पर्सन आपको भी बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं शायद अपनी लाइफ में. सो आई कंप्लीटली आई कांट से दैट आई अंडरस्टैंड योर पोज़ीशन बट शायद मैं समझ पा रही हूँ कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है सारी चीज़ों को मैनेज करना साथ में एंड इट कैन बी वेरी स्ट्रेसफुल. सो अगर आपने इमोशनल जो हमारा एक इमोशनल डाइट की मैंने बात करी थी, एक जॉय डाइट की बात करी थी. अगर आप उसको थोड़ा-सा अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर पाओ कि दिन में 15 से 20 मिनट या आधा घंटा एक समय जहाँ पे आप अपने लिए समय निकाल पाओ वो चीज़ें करने के लिए जो आपको अच्छी लगती हैं. दीज़ थिंग्स हेल्प अस टू बाउंस बैक बिकॉज़ अदरवाइज़ हम दिन भर किसी न किसी चीज़ से जुड़े रहते हैं. तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपनी अंदर की चीज़ों में ध्यान देने के लिए. पर कहीं न कहीं हम हमें अपना ख़्याल भी रखना है क्योंकि वो चीज़ें इकट्ठी होती चली जाती हैं और वो अलग-अलग चीज़ों में एंग्ज़ायटी के फ़ॉर्म में या फिर रेस्टलेसनेस के फ़ॉर्म में या जैसे आप बता रहे हो फिज़िकल सिम्पटम्स जैसे हार्ट बीट तेज़ हो जाती है उसके बारे में आती है. सो आई थिंक इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं कि जो क्या आपका बेटा जो है वो किसी थेरेपी के लिए जा रहा है? हाँ मैम, पहले थेरेपी लेता था, एबीए थेरेपी होती थी उसकी और ओटी भी होती थी, लेकिन अभी ये कोविड के वजह से अभी कहीं कोई थेरेपी हो नहीं रही है उसकी. ओके. सो सॉरी मेरे यहाँ लाइट चली गई है सो इट जस्ट बिकेम डार्क बट सो
अगर आप ऑनलाइन अभी तो बहुत सारे इंटरवेंशंस हो रहे हैं, अगर आप उसको वहाँ पे एनरोल करा सकें तो एक उसके इशू ये है कि ऑनलाइन में उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी आती है, क्योंकि अभी स्कूल में वो स्टडी हॉल स्कूल में पढ़ रहा है, तो जब जी, स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस होती है तो वो मेरे लिए बहुत टफ टाइम होता है कि उसको ऑनलाइन हम बिठाएं। नियरली 2.5 आवर्स ऑनलाइन वो बैठता है, और जब वो वीडियो में अपने फेस देखता है तो अजीब अजीब चेहरे बनाने लगता है, जबकि नॉर्मली जब वो स्कूल में रहता था तो वो काफ़ी सेटल रहता था। लेकिन अब मैं ऑनलाइन में देख रही हूँ कि काफ़ी उसका अनयूजुअल बिहेवियर होता है। पता नहीं, क्योंकि न्यू सिस्टम है, उसको कैमरे में वो अपने आप को देख रहा है, या पता नहीं उसका क्या उसका साइकोलॉजी है, लेकिन वो सब सारी हरकतें करता है जो उस क्लासरूम में नहीं करता था। तो श्योर, ऑनलाइन मेरे लिए वाकई बहुत टफ हो गया है उसके लिए। बिल्कुल। तो वो एक थेरेपी का अलग पार्ट है जो बच्चे के लिए है। उसके लिए कुछ-कुछ प्रोग्राम्स ऐसे भी हैं जहाँ पे पेरेंट्स के साथ भी काम होता है। अगर बच्चे को डिफ़िकल्टी है, आप किसी साइकोलॉजिस्ट से या स्टडी हॉल में जो साइकोलॉजिस्ट हैं, आप उससे बात करके आप उनसे बात कर सकते हैं अलग से कि कैसे हेल्प करें। या आप मुझसे अलग से बात कर सकते हो चिल्ड्रन फर्स्ट के थ्रू। बट अभी जो आपका सवाल है कि आप क्या करो, आई थिंक अगर आप थोड़ा समय अपने लिए निकाल पाओ अ, अपने लिए वो चीज़ें करने में, क्योंकि कहीं न कहीं हम भी बहुत स्ट्रेसफुल फ़ील कर रहे हैं और जिस तरीके से आप मुझे बता रहे हो मैं समझ पा रही हूँ कि यस, आप कल हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट पे मॉडल पे काम भी कर रहे हैं, एक वेबिनार कर रहे हैं जो पेरेंट्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, और आप चाहें तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें कल हम एक डेमो भी रख देंगे कि हाउ टू रिड्यूस योर स्ट्रेस, और जो आपका स्ट्रेसर है, जो सबसे बड़ा स्ट्रेसर है, उसको आइडेंटिफाई, जो ऑलरेडी आप आइडेंटिफाई किए हुए हो कि जो आपके चाइल्ड का ये बिहेवियर है, दिस इज द बिगेस्ट स्ट्रेसर इन योर लाइफ, सो हाउ टू डील विथ योर ओन स्ट्रेसर। सो वी हैव डिजाइंड अ मॉडल, हमने एक मॉडल भी डिजाइन किया हुआ है ताकि पेरेंट्स को इंडिपेंडेंट कर पाए। तो कल वो डेमो भी उसमें हम देंगे, आप उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आपको टेक्निक भी पता चल पाएगी एंड यू विल बी एबल टू हेल्प योर सेल्फ। ठीक है, ओके, क्योंकि वो थैंक यू सो मच टेक्निक मैम। कल की वेबिनार इसी पे डिजाइन ही की गई है, पेरेंटल स्ट्रेस पे ही है, जो ठीक इसी का सेकंड पार्ट है, राइट? ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू। जस्ट एडिंग टू दैट संध्या कि इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट, कई बार एज़ पेरेंट्स गिल्ट फ़ील होता है कि बच्चे एग्जैक्टली, को समय नहीं एग्जैक्टली, दे तभी पा रहे हैं। इसीलिए हमने वो प्रोग्राम ही बनाया हुआ है कल का, वो एक वेबिनार ही, उसमें सारे चीजें हमने उसमें कवर अप भी करी हुई हैं कि पेरेंट्स को एटलीस्ट किन किन इमोशंस पे काम करना है, क्या लेकर कैरी करना है और कैसे चलना है, बिकॉज लाइफ को सरल बनाना बहुत बहुत जरूरी है। कॉम्प्लिकेटेड लाइफ विल गिव ऑलवेज एंजाइटी, स्ट्रेसर्स, और फिर फर्दर एंड फर्दर इट विल कम्स लाइक इन डिप्रेशन, और बहुत सारी चीजें की बेस बन जाती हैं, ठीक है, उसको इनिशिएट कर देती है। तो एक को ठीक करने चले खुद बीमार पड़ जाए, ये तो फैक्ट नहीं है ना, ये तो है कि ठीक है जिस पे हेल्प करनी है उसी को कर पाए, एटलीस्ट हम अपने आप को स्टेबल रख पाए। तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, प्लीज ना यू डू ज्वाइन, कि कल वो जो स्ट्रेसर का है वो, सो वी विल लेट यू नो कि कैसे आपको उन स्ट्रेसर्स के साथ डील करना है। सभी को, यू ऑल आर इनवाइटेड। थैंक यू सो मच मैम। सो या वी कैन रेफर टू एनी साइकोलॉजिस्ट। आप जिस भी शहर में हैं, जिस भी जगह है, संध्या है, स्टडी हॉल में साइकोलॉजिस्ट है, मैं बहुत अलग-अलग लोग हैं, आप जिससे भी कंफर्टेबल हो आप बात कर सकते हो। जस्ट आई थिंक ये सबके लिए है, आप दिन में थोड़ा-सा समय अपने लिए निकालें क्योंकि वो हमें रिचार्ज करता है। अगर हमारी बैटरी चार्ज नहीं होगी तो हम आस-पास की चीज़ों के साथ कैसे काम करेंगे? सो या इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट टू क्रिएट अ जॉय डाइट फॉर योरसेल्फ। सो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आज अपनी थोड़ी-सी जॉय डाइट या जॉय डाइट का एक पार्ट आज प्रैक्टिस करें। अगर सब कोई एक चीज़ ट्राई करेगा देन इट विल बी रियली नाइस एंड आई विल बी ग्रेटफुल। थैंक यू। We can end. Sandhya, you are on mute. If don't have any more questions, we can नहीं नहीं, close. आई थिंक क्वेश्चंस। Yeah, hello. Hello, ma'am. Hello. हाँ जी। Hello. Yeah. Actually, I am mom of 10-year-old boy. तो हमने OT ले रखी है, इसकी OT ली थी 4-5 years, तो जी। उसमें इसको प्रॉब्लम नहीं थी, बट अब हमने OT छुड़वा दी इसकी, तो अब इसको प्रॉब्लम है कि अब ये असेंबली में हिलता रहता है, तो हम OT तो अब दोबारा से नहीं ले सकते आई थिंक, क्योंकि OT वाली सर ने खुद बोल दिया था इसको OT की जरूरत नहीं है, ये अब ठीक है। तो बट अब ये असेंबली में हिलता है, स्कूल में भी हिलता होगा, स्कूल में तो ये बताता नहीं है, अभी इसकी इतनी स्पीच नहीं है, इसको पता होता है, बट मैं घर पे देखती हूँ ये बहुत हिलता है,
असेंबली में मतलब मुझे पकड़ना पड़ता है इसको, तो उसके लिए क्या घर में कुछ कर सकती हूँ मैं इसके लिए? तो अगेन ये अगेन एक सवाल है, मुझे नहीं पता कि इसके पीछे का पूरा, क्योंकि मैंने आपके बच्चे को नहीं देखा है, तो मुझे नहीं मेरे लिए पूरा बताना मुश्किल होगा। लेकिन अगर बच्चा बॉडीली कुछ-कुछ सीख कर रहा है, तो अगर हम बच्चे के दिन में थोड़ी-सी सेंसरी डाइट दे पाएँ, जिसमें हम बच्चे को, क्योंकि बच्चों की चीज़ें बहुत चेंज हुई हैं अभी, वो पार्क नहीं जा रहे, वो कहीं खेल-कूद नहीं रहे हैं, तो अगर हम वो चीज़ें थोड़ी-सी इनकॉर्पोरेट कर पाएँ, अगर उसको मसाज पसंद है, तो थोड़ी-सी मसाज वाली चीज़ें कर पाएँ उसके साथ, या घर में एक कुछ, अगर उसने ओटी किया है तो ओटी में एक ऑब्स्टिकल कोर्स हम कराते हैं कि अलग-अलग तरीके की चीज़ें रख दी, बच्चे उस पे चल रहा है। वो हम हाँ जी, सिर्फ हाँ जी, ये करी है हार्दिक ने, हाँ जी, ये करी है। तो मैं मसाज भी देती हूँ, बट मसाज ये नहीं करवाता है। तो वही मैं कह रही हूँ मैम कि इट इज़ हार्ड एक्चुअली, कि हो सकता है बच्चे की क्या सेंसरी नीड है वो समझना मुश्किल है। सिर्फ़ इस सवाल से कि बच्चा हिलता है, ये एक बहुत सरफेस लेवल का ट्रेट है। क्यों वो कर रहा है? क्या उसकी बॉडी कुछ सीक कर रही है? क्या कोई बिहेवियर है? हमें डिटेक्टिव बन के बिहेवियर के नीचे जाना पड़ेगा। तो उसके लिए एक बार पूरा अच्छे से समझना पड़ेगा कि बच्चे की क्या प्रोफ़ाइल है। ऐसे बताना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मैं ऐसे भी कुछ नहीं बताना चाहती कि जैसे मैंने कहा मसाज, अब उसे नहीं अच्छा लगता। तो हो सकता है वो एक स्पेसिफिक तरीके का इनपुट नहीं दे रहा है। तो हमें डिटेल में जाना पड़ेगा उस प्रोफाइल के लिए, जो चाइल्ड स्पेसिफिक क्वेश्चन है, उसके लिए ओके, कि कैसे हेल्प करेगा। या ओके, थैंक यू सो मच मैम। बट इन जनरल हम बच्चे को सेंसरी डाइट दे सकते हैं, दिन में उसे ऑब्स्टिकल कोर्स करा सकते हैं, उनको थोड़ी-सी हाँ, मसाज दे सकते हैं, पार्क में ले जा सकते हैं, ताकि बच्चे की एनर्जी जो है वो थोड़ी-सी चैनलाइज़ हो। कोविड में पार्क तो हम नहीं जा पाते, हाँ, बट हाँ जी। घर पे चीज़ें कर सकते हैं, घर पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे जो हमारी डे टू डे लाइफ़ होती है, जैसे चेयर एक जगह से दूसरी जगह खिसकाना, हम घर में रोज़ दाल-चावल बनाते हैं, चावल को वॉश करना, ये भी एक सेंसरी इनपुट है, ये वाली चीज़ें करना। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि हम घर में कैसे रिसोर्सेज़ यूज़ कर सकते हैं, और ऑनलाइन काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, या आप किसी को जो उसके ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, या जिससे भी आप कॉन्टैक्ट में आप एक बार बात कर सकते हो कि घर पे कैसे कर सकते हैं, एक होम प्लान ले सकते हो, और वो चीज़ें हम रेगुलरली बच्चे के साथ कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। चिल्ड्रन फर्स्ट की एक जो आई थिंक संध्या से आप पूछ सकते हो, अर्चना यहाँ पे पहले थी, वो एक स्पेशली डील करती हैं, अंकिता यहाँ पे हैं स्टडी हॉल की जो एक साइकोलॉजिस्ट है, वो आप उनसे बात कर सकते हो। अदरवाइज़ एक चिल्ड्रन फर्स्ट जहाँ से मैं हूँ, उनका एक पूरा साइट यूट्यूब पूरा चैनल है, जहाँ पे उन्होंने अलग-अलग टाइम पे दिया है कि हम कोविड के टाइम पे क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो पूरी रिसोर्स लिस्ट है वीडियोज़ की, आप वो भी देख सकते हो, वो भी हेल्पफुल हो सकते हैं। ओके, childrenfirst.com। हाँ, आप चिल्ड्रन फर्स्ट डालोगे तो उनकी पूरी उनका पूरा यूट्यूब चैनल है चिल्ड्रन फर्स्ट, जहाँ पे मैंने आपको पीहू दिखाया था, तो पीहू भी उसी का पार्ट है। अगर आप उसके रिसोर्सेज़ में, वीडियोज़ में जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी, जो आप घर पे कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। मैम, मेरा एक और सवाल था कि जैसे मेरा बेटे के साथ वॉइस मॉड्यूलेशन की बहुत प्रॉब्लम है, जैसे जो भी आवाज सुनता है तो वही आवाज में इमिटेट करने लगता है, तो उसके लिए क्या किया जाए, कैसे उसकी वो हैबिट हम रोक पाएंगे? अम, अगेन मैं थोड़ा-सा कहना चाहूँगी कि कई बार हम देखते हैं कि बच्चे को हैबिट हम रोकना चाहते हैं, पर रोकना कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे अगेन मॉड्यूलेशन एक पार्ट है जिसके 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक बिहेवियरल एस्पेक्ट, एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट कि हमें कैसे बोलना है, हमें समझ नहीं आता है, और एक हम अपनी आवाज़ को मॉड्यूलेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसके पीछे भी एक सेंसरी एस्पेक्ट होता है। तो सेंसरी एस्पेक्ट में ऑक्यूपेशनल चेक वाला हम नहीं जानते, चेक वाला थेरेपी था भी नहीं टेबल पर, यही बोला था, यहाँ पर नहीं था चेक वाला, ओके। सो सेंसरी नहीं एस्पेक्ट था चेक वाला। ओके, सेंसरी एस्पेक्ट पे जो है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट काम कर सकते हो, क्योंकि मॉड्यूलेशन एक पार्ट है जो इंटरनल मैकेनिज्म है, कितनी तेज बोलना है, ये तेज था कि धीरे था, हमारी बॉडी ने क्या फीडबैक लिया, ये हमें कई बार लगता है कि बहुत सिंपल है, बट इसके पीछे काफ़ी सारे प्रोसेसेस होते हैं जो बच्चे के लिए कई बार डिफ़िकल्ट होते हैं। पर वो कुछ बहुत लाउड बोलता है मैम, मतलब अगर नॉर्मल सा कन्वर्सेशन भी होता है तो वो बहुत लाउडली बोलेगा, अगर आवाज भी देना होगा तो बहुत जोर से बोलेगा, मतलब उसको नॉर्मल टोन में नहीं बोलता है। ऐसे बिल्कुल, अगर नॉर्मल अपने फ्रेंड्स की से बात करेगा तो नॉर्मल टोन में बात करेगा, लेकिन अगर किसी से मतलब एल्डरली पर्सन से बात करना हो तो बहुत लाउड टोन में बात करता है। और फिर अगर मतलब
कॉन्टेक्स्ट में बात करते करते फिर दाएं बाएं दूसरी कन्वर्सेशन शुरू कर देता है और उसमें वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत हो जाती है उसकी। ओके, तो अगेन इस चीज के बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या वेरिएबल है उसका, क्या उसका कोई एसोसिएशन है। जब उसने किसी एल्डरली पर्सन से बात किया, उसको जोर से बोलना था, हमें नहीं पता उसके पीछे क्या है। अगेन हमें डिटेक्टिव लेंस लेना पड़ेगा। पर अगर सोल्यूशन की तरफ जाएं तो कुछ चीजें जो सेशंस में मैंने बच्चों के साथ देखी हैं जो हेल्प करती हैं, वो ये है कि हम उनको ये नहीं बोलें कि जोर से मत बोलो, पर उनको जेंटल आवाज में बात करना सिखा पाएं कि उनके सामने मॉडल करें। हम उनके सामने जेंटली बात करें। अगर उसने बोला जोर से पापा, तो हम बोल सकते हैं कि पापा, उसको मॉड्यूलेट करके उसके सामने दिखाएं। उस समय उससे ये भी नहीं बोलें कि तुम्हें ऐसे करना है, पर उसको बच्चे ऑब्जर्वेशन से बहुत जल्दी सीखते हैं। तो बस उन्हें बताना कि उनके सामने एक धीरे आवाज में बात करना, ना कि क्योंकि कई बार एक सिंपल कॉन्सेप्ट हम बच्चे को मना तो करते हैं कि ये मत करो, पर क्या करो हम इसकी बात नहीं करते कई बार। तो अगर हम इस चीज में उसको थोड़ा सा दिखा पाए, और वर्बली आई एम नॉट श्योर कितना वर्बल है, कितना अच्छे से आर्टिकुलेट कर पाता है आपका बच्चा, पर मैंने एक बच्चे के साथ काम किया था जिसके साथ मैं स्केल पे काम करती थी कि आप तो बहुत लाउड कर रहे हो, मेरे तो ईयर्स हर्ट हो रहे हैं, आपकी वॉइस तो 9 स्केल पे है, चलो प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंट स्केल्स पे कैसे काम करेंगे। तो हम गेम्स खेलते थे कि 1 पे विस्पर साउंड होगा पापा, 2 पे पापा, 3 पे पापा, 4 पे और 9 तक बहुत एक्सट्रीम होता था। तो हम ये गेम खेलते थे। सो बेसिकली जो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, हमने उसको कॉन्क्रीट वे में मॉडिफाई कर दिया और फिर हम उसके साथ आगे बढ़ पाए। सो आप ये ट्राई कर सकते हो। आई एम नॉट श्योर कितना हेल्प करेगा, बट पर्सनली जिस बच्चे के साथ मैंने काम किया था वहां पे हेल्प करा था। सो या और बाकी हमें शायद थोड़ा सा अगेन डिटेल में जाना पड़ेगा। आई एम सॉरी अगर मैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पा रही हूँ, पर इट इज जस्ट दैट कि आई डोंट वांट टू कम अप विद सॉल्यूशंस विदाउट नोइंग द चाइल्ड्स प्रोफाइल एज होल, बिकॉज आई फील वो बच्चे के लिए कई बार क्लैरिटी के साथ सॉल्यूशंस काम नहीं करते, एंड देन वी फील कि सॉल्यूशन काम नहीं करा। So I think in-depth analysis in specific questions is really important. डेफिनेटली अ गुड सजेशन मैम, मैं ये ट्राई करके देखती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। Welcome. लोग अब क्लोज करेंगे वेबिनार बिकॉज इट्स टाइम अभी, वरना अदरवाइज वो अपने आप ही बंद हो जाएगा। सो बेटर टू एक्नॉलेज द वेबिनार। थैंक यू सो मच आकांक्षा, थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट्स। आप सब लोगों ने ज्वाइन करा है, एंड इफ यू रियली फील दैट दिस सेशन इज फ्रूटफुल ना, तो आप लोग प्लीज अपना फीडबैक सबमिट कर सकते हैं। अदरवाइज जिस भी लिंक के थ्रू आपने ज्वाइन करा है वहां भी ये मैसेज डाल सकते हैं, ताकि हम आप लोगों को नेक्स्ट वेबिनार के लिए अपडेट करते रहें। और कल का जो वेबिनार है स्ट्रेसर्स है स्पेशल पेरेंट्स के, उसको प्लीज आप लोग करिएगा, आप तक इन्फॉर्मेशन शेयर करी जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। Thank you everyone. बाय। Thank you Sandhya. या थैंक्स आकांक्षा, बाय बाय। Bye.